नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे, जहां पे हम बात करेंगे 23 अगस्त और 24 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। यानी हमने जो सीरीज शुरू किया है करंट अफेयर्स का, बिहार करंट अफेयर्स का, कि हम देखेंगे कि प्रत्येक दिन हमारे न्यूज़पेपर में ना हमारे लिए क्या है, हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जहां से शायद संभावित प्रश्न बन सकते हैं। हम एक एक करके उन सभी इश्यूज पे आपके साथ रूबरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ न्यूज ऐसे है, जैसे हम बात करें तो बिहार के किसान मसालों की खेती करेंगे, तो वो कौन कौन से जो है ना मसाले हैं जिसको जो है ना सरकार जो है उगाने की बात कर रहा है, और किस किस क्षेत्र में इस पे हम बात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। बिहार यानी जो है ना गिरिराज सिंह है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास, इन्होंने बोला कि औद्योगिक विकास का जो है ना नया केंद्र कैसे बिहार बन सकता है, उसके बारे में हम देख लेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने एक न्यूज है हमारे पास की बिहार की बेटी अस्मिता बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। इसके साथ साथ बिहार को जो है ना कृषि में नवाचार करने के लिए 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पटना में जो है ना बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए 328 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इसके जो है ना इसके लिए पूरा का पूरा जो है काम किया जा रहा है, जो लागत मतलब कि खर्च करने के लिए जो रकम दिया गया है 328 करोड़ रुपए, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जियालाल समेत 12 साहित्यकारों को सम्मानित किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरस्कार से संबंधित जो है ना प्रश्न पूछता है प्रत्येक वर्ष बीपीएससी, तो ये हम देख लेंगे न्यूज। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री अगले माह जो है ना यानी सितंबर में पटना मेट्रो का क्या करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। इसके साथ साथ आलू की जो है ना लेडी रोसेटा प्रजाति की खेती करने के लिए जो है ना कुछ जिलों का चयन किया गया है, वो जिले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कुछ नेशनल न्यूज भी है, उस नेशनल न्यूज को भी कवर करेंगे, ताकि जो हम देखेंगे कि 130वां जो संविधान संशोधन है वो क्यों लाया गया है, किस चीज के लिए लाया गया है, किस लिए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि भारत और रशिया के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में जो है 5th जनरेशन जो फाइटर जेट इंजन बनाने की जो है किया गया है, समझौता किया गया है। इसके अलावा तमाम सारे टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो 23 अगस्त के टॉपिक पे हमने एमसीक्यू दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो डिस्कशन भले ही ये 23 अगस्त को नहीं आया था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू दिया है वहां पे। और आज 24 अगस्त है, तो 24 अगस्त के टॉपिक पे जो है ना हम आपको फिर से एमसीक्यूज देंगे, और हमारा टारगेट ये भी है कि जो एमसीक्यूज आपको हम वहां पे प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उस एमसीक्यूज का हम डिस्कशन भी करवाएं, ठीक है। तो ये आपका सीरीज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, रोचक होने वाला है। अगर आप इसको लगातार आप चीजों को फुलफिल करते हैं, चीजों को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कमीशन कहीं से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला न्यूज अगर हम बात करें कि 23 अगस्त के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले न्यूज का क्या रहा है, पीएम जेल जाए तो कुर्सी क्यों बचे, ठीक है ना। तो ये जो है ना 130वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। और इस संविधान संशोधन में कहा गया है कि अगर किसी भी दल, ठीक है, किसी भी दल का कोई भी पीएम हो, सीएम हो, अगर उस पर किसी प्रकार की कानूनी अपराध हुआ है, ठीक है, और कानूनी अपराध के साथ साथ अगर उनको 5 साल की सजा दी गई है, ठीक है, सुनाई गई है, तो वो उस पद के लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं बात। तो इस चीज के लिए जो है ना संशोधन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये संशोधन क्यों किया गया है, जो समझ रहे हैं बात। तो यही इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी जी जब बिहार के दौरे पर थे, यानी 22 अगस्त को जब गए थे और ओंडा सिमरिया जो है रोड 6 लेन पुल का जो उद्घाटन किए, उस दिन जब गए थे ना, तो उन्होंने ही ये शब्दावली यूज किया था कि पीएम जेल जाए तो कुर्सी क्यों बचे, समझ रहे हैं ना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतलब कि आरोप प्रत्यारोप लगती रही सरकार और विपक्ष के बीच में कि भाई सरकार में ये विपक्ष हंगामा कर रहा है कि ये सारी चीजें हो रहा है, पक्ष कर रहा है कि आप लोग खुद इस तरीके से चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कानून है 130वां संशोधन, ठीक है ना, उसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है ना, ये हमें समझना है। अगर ये अगर लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि तो यही उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आज का जो कानून है, ठीक है ना, अगर छोटे सरकारी कर्मचारी हो, ड्राइवर हो, क्लर्क को 50 घंटे तक हिरासत में रखा गया तो वे अपने आप निलंबित हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए जो है ना इन्होंने जो है 130वां संविधान संशोधन किया है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने लगभग बिहार में 13,000 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बेगूसराय मोकामा के अंतर्गत जो है ओंडा सिमरिया जो पुल है, 6 लेन का पुल है, उसका भी उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है। किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बन रहा है, ठीक है, ये बनाया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओंडा, ये हमारी बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार के जो करंट इश्यूज है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि देखिए अगर
प्रधानमंत्री ये कानून जो लाए हैं, हम 130वां संशोधन किए हैं, जैसे ही जो है ना ये कानून बन जाएगा तो कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी मंत्री को अगर गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर, अगर 30 दिन अगर आपने 30 दिनों के भीतर अगर आपको जमानत नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन क्या करेंगे, 31वें दिन आपको क्या करना होगा, आपको कुर्सी को जो है छोड़नी पड़ेगी। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी सरकार जो है गिर जाएगी। सरकार गिरने का मतलब यह है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिएगा, आप दूसरे लोगों को बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार में जब गए तो बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ और भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है, हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, और उन्होंने कहा कि देखो 10 लाख लोगों को 10 लाख नौकरियां हमने दिया, 39 लाख रोजगार दिया है, और हमारा जो आगामी जो लक्ष्य है ना, ये देखिए आगामी जो लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे हमें बात करनी होती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जहां से जो चीजें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो चीज हम पढ़ते जाता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उससे हम नहीं पढ़ पाते हैं। उसका एक सीधा सा मतलब यह है कि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है कि हमारी एग्जामिनेशन के लिए क्या अपने पेपर से निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है, बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे, ठीक है, ताकि आपको जो है कि उससे अंडरस्टैंडिंग मिले। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है कि आपके लिए R&D करके ये न्यूज़पेपर को लाना और ला करके आपको अक्षरशः वो बता देना जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं बात, ताकि आपको जो है ना हमारे माध्यम से कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या नुकसान होगा, आपको फायदा होगा ना, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा भी वैल्यू एडिशन होगा, समझ रहे हैं बात। तो देखिए नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए बिहार में तो कानून का राज है, गुड गवर्नेंस है। आप ये देखिए खुद का यूपीएससी का कल का पेपर देखेंगे, हमने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया है, ठीक है। गुड गवर्नेंस से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो कानून के जो शासन होते हैं ना उसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। इसलिए बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए बिहार में जो है ना कानून का राज है। अब देखिए हकीकत में चीजें क्या है नहीं है वो तो मैटर मतलब नहीं करता है, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाते हैं तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गया जिले पीएम द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और कार्यक्रम का जो क्या कि शिलान्यास किए, ठीक है, उद्घाटन शिलान्यास किए। तो ये जो है ना ये चीज फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 13,000 करोड़ रुपए के जो ना योजनाओं पे क्या किया, उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया आपको कि आगामी जो सरकार का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य आपको याद रखना है कि आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी और रोजगार देना है। तो आने वाले जो 5 साल होंगे ना उसमें रोजगार हमेशा रहेगा, बिहार में खुले रहेंगे। तो एग्जामिनेशन होंगे ही, ठीक है, एग्जामिनेशन होगा तो प्रश्न आएगा ही, समझिए बात। अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है दिव्य कला मेला। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है ना आप याद रखिएगा गांधी मैदान पटना में बिहार में किया जा रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि ये जो दिव्य कला मेला जो है ना ये जनरली जो है ना अगर बात करें तो ये दिव्यांगजनों को के लिए जो है ना दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला है, ठीक है, रोजगार मेला है। यहाँ पे 100 से अधिक जो है ना दिव्यांग उद्यमी शिल्प कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये मेला शुरू किया गया है। और ये मेला कब तक चलेगा तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट बनेगा। 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 31 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता पे भी हम बात कर लेते हैं कि विभिन्न राज्यों के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करना है। यानी अगर देखा जाए लोकल फुल वोकल की बात किया जा रहा है कि स्वदेशी जो उत्पाद हैं, ठीक है ना, अलग अलग राज्यों से आए जो दिव्यांग कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको जो है ना स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे, बिक्री करेंगे, ताकि यहाँ पर जो है ना मेला लगा हुआ है तो लोग भी जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए मिला होगा स्वादिष्ट व्यंजन की भी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और अगर हम थीम की बात करें तो कहा जाता है सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत, ये इसकी थीम है, ध्यान रखने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले कि देखो पिछले 11 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों की प्रगति की मजबूत नींव रखी है और आज हमारे दिव्यांग साथी जो है देश की विकास यात्रा में समर्पित भागीदार बनकर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ये भी चीज इनके कोटेशन जो है याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है दोस्तों, बिहार को कृषि में नवाचार के लिए 2 पुरस्कार मिला है। अब ये नवाचार जो है ना ये पुरस्कार जो मिला है ये किनके द्वारा मिला है, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहा जाता है कि बिहार कृषि विभाग के को जो है नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किनके द्वारा, तो देखिए ये है कौन, मनोज सिन्हा जी हैं। मनोज सिन्हा जी जो है ये जम्मू कश्मीर के क्या है, उपराज्यपाल हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो है ना ये आयोजित कहाँ किया गया है, ये जो प्रोग्राम है नवाचार पुरस्कार कहाँ का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ना श्रीनगर में किया गया है। और वहां पर जो है ना बिहार के जो है कृषि विभाग के जो प्रधान सचिव हैं पंकज कुमार, उनको जो है ना ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पुरस्कार जो है ना ग्रहण किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ना बिहार को बहुत बार मिला है। और देखें तो कृषि कर्मण पुरस्कार से जो है ना बिहार को बीपीएससी जो है ना लगातार प्रश्न पूछा भी था, ठीक है, जब कृषि कर्मण पुरस्कार जो है मिला था, ठीक है। तो शायद आगामी एग्जामिनेशन में नवाचार के लिए जो पुरस्कार मिले हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा कहा जाता है कि बिहार जो है ना बिहार नवाचार के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। कृषि सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र
हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। 2 पुरस्कार मिला है ना, तो 2 श्रेणियों में मिला है। कृषि विभाग को ग्रामीण विकास श्रेणी में मखाना के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए पहल किया गया है, इसके लिए मिला है। और अनुदान प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, जब उन्होंने जो है ना जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा को उपहार दिया तो उन्होंने कहा कि देखो मखाना उत्पादन में बिहार को वैश्विक पहचान दिलाई है और डीबीटी के जरिए जो है ना करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा है। इस दौरान जो है ना आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मखाना उत्पादन में जो है ना बिहार की जो पूरे भारत में जो भूमिका है वो 90% की है। समझ रहे हैं ना। आप हमें ये बताएंगे कि मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? अग्रणी जिला बताइए। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि अग्रणी जो जिला है वो दरभंगा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो दरभंगा तो है ही, लेकिन इसमें जो है ना सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है बिहार में मखाना का, जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है सबसे ज्यादा मिथिला क्षेत्र में। मिथिला क्षेत्र में होता है। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें ना तो ये जो चीजें तो आ गई, मिथिला क्षेत्र आ गया, दरभंगा आ गया। और इसके अलावा और भी कौन कौन से जिला है दोस्तों? तो देखिए इसके अलावा जो है ना जो उत्पादन होगा मधुबनी में होता है, सीतामढ़ी में भी देखने को मिलेगा, आपको सुपौल में देखने को मिलेगा, अररिया में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जिले ऐसे हैं ना जहां पे मखाना उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कटिहार भी हो जाएगा इसमें। तो मखाना उत्पादन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अग्रणी जिला ये बीपीएससी पूछ सकता है, इस बार प्रश्न ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है ये देख लेते हैं। कहा जा रहा है बिहार जो है ये क्या है? औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। ये कौन कर रहे हैं? ये गिरिराज सिंह कर रहे हैं। और ये कौन है? देखिए गिरिराज सिंह जो है ना केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। और ये प्रश्न जो है ना ऑलरेडी 70 बीपीएससी में जो है ना पूछ चुका है प्रीलिम्स में। आप देखिएगा री एग्जामिनेशन नहीं, जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ था ना इसमें पूछा था कमीशन ने कि कपड़ा मंत्रालय किनके पास है। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको मतलब कैसे पूछा था कि गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए बिहार में जो है ना बिहार जो है आने वाले समय में औद्योगिक विकास का नया केंद्र होगा। यहाँ उद्योगों के विकास के लिए बड़ी पहल हो रही है। खास करके इन्होंने बताया कि देखिए टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार नया हब बनने जा रहा है केंद्रीय। मतलब इन्होंने कहा कि देखो टेक्सटाइल क्षेत्र में इन्होंने ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि टेक्सटाइल क्षेत्र में ही हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कि जो वहां सरकार की जो नीतियां हैं वो किस आधार पर चल रही है। ठीक है ना, इन्होंने यही तो कहा कि देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो चीफ लेबर मिल जाते हैं हमें। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए फायदा हो जाता है। दूसरी बात कि सरकार जो है ना नई औद्योगिक नीति लेकर के आई है। ठीक है ना, और इसमें जो है ना टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सैनिटरी नैपकिन, डायपर से लेकर के एयर बैग तक की जो है ना शामिल है। टेक्निकल टेक्सटाइल में 12 सेक्टर है, जिसमें 12 सेक्टर है। बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के राज्य टेक्निकल टेक्सटाइल के बड़े सेक्टर के रूप में उभर रहे हैं। और विकसित भारत राष्ट्रीय सम्मेलन और टेक्निकल टेक्सटाइल समिट का आयोजन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मेटेस्किल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से किया गया है। इस सम्मेलन में जो है ना गिरिराज सिंह ये बात अपनी बताएं कि देखो जो बिहार जो है ना आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत बड़ा जो है ना औद्योगिक विकास केंद्र बन करके उभरेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा। तो इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं इनके पास जो मंत्रालय है उसको लेकर के बिहार में ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है कहाँ पे आयोजित हो रहा था, ये देखिए ये जो है ना विकसित भारत राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल समिट का आयोजन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो है ना मेटेस्किल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योग जगत के दिग्गज भी शामिल हुए, निर्यातक भी शामिल हुए, नवाचारकर्ता शामिल हुए और बहुत सारे जो है ना शेयर धारक भी शामिल हुए थे। तो इन्होंने बोला है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कहा जा रहा है स्नातक प्रोत्साहन को आवेदन शुरू होगा। स्नातक प्रोत्साहन योजना जो है ना, ठीक है, तो सरकार चलाती है कि स्नातक प्रोत्साहन योजना, इसमें कहा जाता है कि जो महिलाएं या फिर जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, और ये जो है ना 50-50 हजार रुपये इनको खाता में दिया जाता है। यानी अगर मान के चलो ये जो योजना है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो स्नातक प्रोत्साहन को जो है आवेदन शुरू हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है ना, ये 50,000 रुपया प्रत्येक छात्राओं को जो दिए जाने की बात है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये योजना का नाम याद रखना है, कन्या उत्थान योजना। इसको शुरू कब किया गया था? इसको शुरू जो है ना 2024 में किया गया था। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य है कि जो उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही जो लड़कियां हैं, छात्र हैं, यानी बालिकाएं हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो एक प्रकार का जो है क्या है, प्रोत्साहन योजना है। एक प्रकार का क्या है, प्रोत्साहन योजना है। और इसके लिए इस प्रोत्साहन के रूप में जो है ना 50,000 रुपया इनको दिया जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो दिया जा रहा है यानी 2025 में जो दिया जा रहा है ना, इस वर्ष दिया जाएगा कितने लोगों को, लगभग 5 लाख छात्राओं को जो है ना ये राशि, इस योजना के तहत राशि दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रकम जो है सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है, ताकि आप ये समझिए कि इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि लड़कियों को जो है ना प्रोत्साहित किया जाता है कि आप हायर एजुकेशन में आप आइए, आप पढ़ाई कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो सरकार इसके लिए सहायता, आर्थिक सहायता राशि आपको प्रत्येक स्टूडेंट्स को दे रहा है। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों ये देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि तैयारी चल रही है, जो राज्य के जो 18 कॉलेज है ना उसको विशिष्ट संस्थान बनाए जाने की जो ना क्या चल रही है तैयारी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जिले में देख लेते हैं कि हमारे जिले में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, कौन कौन से कॉलेज इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है ना, उसके लिए अलग से नियमावली बनाने की बात चल रही है। तो हमारे लिए जो है ना ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने कॉलेजों को जो है ना विशिष्ट संस्थान बनाने की अनुमति सरकार जो है दी है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि सरकार को विशेष अनुदान मिलेगा, सरकार से विशेष अनुदान मिलेगा, किसको, कॉलेजेस को मिलेगा। कई तरह की जो ना स्वायत्तता मिलेगी, विशेष पहचान दिया जाएगा उस कॉलेजेस को, और परीक्षा संचालन और मूल्यांकन में भी जो है ना विशेष प्रावधान इनको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है विशेष संस्थान होगा तो उसके लिए जो है ना किस प्रकार की पैरामीटर होनी चाहिए, पैमाना क्या होना चाहिए। तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, राज्य स्तर पर विशेष पहचान हो, स्वतंत्रता आंदोलन व इतिहास में खास पहचान वाले कॉलेज हों, महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहचान हो, पढ़ाई खेल में विशेष योगदान हो, अनुशासन और अवार्ड का आकलन किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है ना, विशिष्ट संस्थान का पैमाना क्या होना चाहिए वो चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहा जा रहा है कि राज्य के जो है ना 3 दर्जन से अधिक महाविद्यालय विशिष्ट संस्थान जो है ना बनेंगे, 3 दर्जन से अधिक। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले महाविद्यालय चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी जो है ना 18 कॉलेजेस को ये जो है ना बात किया जा चुका है 18 कॉलेजेस को, लेकिन जो है ना कि टोटल बनाने की जो इन्होंने बेड़ा उठाया है वो 3 दर्जन यानी 12 36 यानी 36 कॉलेजेस को जो है ना, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनको विशिष्ट जो है ना संस्थान घोषित किया जाएगा। इसके लिए जो है ना उनको क्या किया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है। वैसे शिक्षण संस्थान इसमें शामिल किए जाएंगे जिनकी राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष पहचान रही है और लक्ष्य है कि राज्य के सभी क्षेत्रों और जिलों के कॉलेज इसमें शामिल हो सके। यानी बिहार के स्तर पर जो है ना 38 जिले हैं और उनमें से 36 जो है ना संस्थान को ये सिलेक्ट करेंगे, यानी 3 दर्जन से अधिक कम से कम ये मान के चलिए कि 36 तो रहेगा ही रहेगा, यानी 38 जिला है तो 38 जिला 38 कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो ये अपने साथ रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन संभवतः मैं बात करूं तो पटना के ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को रखने की इनकी होगी, क्योंकि पटना कॉलेज के अंतर्गत काफी अच्छे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें सारी चीजें काफी बेहतर है। ठीक है, तो ये चीज तो रहेगा ही रहेगा। बाकी अपने जिला स्तर पर भी एक कॉलेज को रखे जहाँ पे ये व्यवस्था है। ठीक है ना, इसके अलावा कहा जाता है कि राज्य के विशेष पहचान वाले इन संस्थानों को विशेष अनुदान दिया जाएगा, स्वायत्तता मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी इसको कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है ना, इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो कहा जाता है इन कॉलेजों की जो है ना विशेष चर्चा हुई है। कौन कौन, तो पटना कॉलेज हो गया, बीएन कॉलेज हो गया, एएन कॉलेज हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, बीडी कॉलेज हो गया, पटना महिला कॉलेज हो गया, जेडी विमेंस कॉलेज हो गया, बीएस कॉलेज दानापुर हो गया, टीएनवी कॉलेज भागलपुर का है, एसएम कॉलेज भागलपुर, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर, आरडी जैन कॉलेज आरा, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज बिहार शरीफ। ठीक है ना, ये सरदार है, सरकार नहीं है, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज बिहार शरीफ, राजेंद्र कॉलेज छपरा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने कॉलेज जो है ना ऑलरेडी 18 जो कॉलेजेस हैं उसको चयन कर लिया गया है। ठीक है ना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बिहार के किसान को जो है ना मसालों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और राज्य में जो है ना प्रॉपर एक जो है क्या किया है, एक लक्ष्य बनाया है कि देखिए बिहार में सभी जिले जितने भी हैं 38 जिले हैं, वहां पे किसानों को क्या किया जाएगा, मसालों की खेती के लिए जो है उनको बीज जो है ना वो दिए जाएंगे। अब वो कौन कौन से जो मसाले हैं उसकी खेती करेंगे, बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अजवाइन का, खास करके अजवाइन हो गया, मंगरेल हो गया, सौंफ हो गया, धनिया हो गया, मेथी की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके लिए जो है ना सभी जिलों के किसानों को बीज और अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी की बात कर रहा है, सब्सिडी दिया जाएगा। इसके पर कहा जाता है कि राज्य में जो है ना पहले से धनिया की खेती हो रही है, मेथी की खेती हो रही है, लेकिन इस वर्ष पहली बार जो है ना अजवाइन, मेथी, मंगरेल की खेती शुरू की जा रही है। समस्तीपुर, नालंदा, पटना, जहानाबाद समेत कई इलाकों के किसान इन मसालों की खेती करते रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे चीजें जो है ना चीजें चल रही हैं। प्रश्न बनाने के दायरे जो है ना बहुत अलग होते हैं, कुछ भी कमीशन कहीं से भी फैक्ट उठा सकता है। कहा जाता है कृषि विभाग ने इन 5 मसालों के लिए जो है ना 1800 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे लक्ष्य की बात किया जाता है ना, लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इसके अंतर्गत 1800 हेक्टेयर में जो है ना अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है कि देखिए धनिया के लिए जो है 750 हेक्टेयर हम जो है खेती करेंगे,
मेथी के लिए 600 हेक्टेयर पे हम खेती करेंगे, अजवाइन के लिए हम 200 हेक्टेयर पे खेती करेंगे और सौंफ के लिए 100 हेक्टेयर पे खेती करेंगे और मंगरेल के लिए 150 हेक्टेयर की खेती का लक्ष्य रखा गया है। और सभी जिलों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है, अलग अलग जिला, ठीक है, अलग अलग जिला है तो अलग अलग लक्ष्य भी दिया गया है। और औषधीय और पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के चलते इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कहना है कि इसका कृषि विभाग का कहना है, ठीक है। और बाजार में इनकी खूब डिमांड भी रहती है। जिस जिले में पहले से इस मसाले की खेती हो रही है वहां उसका लक्ष्य ज्यादा रखा जाएगा। धनिया मेथी पहले से राज्य के अलग अलग इलाकों में होती रही है। सौंफ की खेती पटना जिले के अलावा जहानाबाद और मखदूमपुर इलाके के किसान करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किस बिहार के किसान मसालों की खेती करेंगे, इसके अंतर्गत जो है ना कुछ सरकार के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है, उस लक्ष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो चला रहा है ना मुख्यमंत्री व्यवसायिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम मार्गदर्शन प्रेरण उत्प्रेरण योजना जो है 21 विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कहा जाता है ना कि देखो इसका उद्देश्य देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर इनको 3000 रुपया मात्र की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। डिजिटल अध्ययन केंद्र दिया जाता है। केंद्र स्तर पाक्षिक एवं राज्य स्तरीय जांच परीक्षा होती है। उन्नत पुस्तकालय की सुविधा मिलती है। प्रेरणा और मार्गदर्शन सत्र यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। अब इसके लिए पात्रता कौन होगा, ठीक है ना। पात्रता होंगे छात्र छात्राएं जो बिहार राज्य के निवासी हैं, पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो, छात्र और छात्राएं की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर के 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना। छात्र छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोर्स के अंतर्गत कोई भी होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता के रूप में होनी चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि राज्य में हर महीने औसतन 27,000 लोगों को कुत्ते बना रहे हैं अपना शिकार। हर महीने की बात किया जा रहा है, मासिक डेटा है ये कि औसतन जो है 27,000 लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें चली थी और सभी दिल्ली के स्तर पर अगर बोला जाए तो दिल्ली के स्तर पर बोला गया था कि सारे कुत्ते को पकड़ करके शेल्टर होम में रख दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी बातों को पलट दिया है और विरोध के कारण उसको जो है बोला गया है लोग कि देखिए इन चीजों को हम वापस लेते हैं। और वापस करने के साथ साथ जो लोग अपने कुत्ते को अपने पास रखते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले कुत्ते को क्या किया जाए, नसबंदी कर दिया जाए, ठीक है ना। उनको जो है ना उस तरीके से जो है क्या कर दिया जाए, उनको प्रॉपर जो है दवाई दे दिया जाए, ठीक है, ताकि जो है ना उनकी प्रजनन दर को जो है ना रोका जा सके उसके माध्यम से। प्रजनन दर रोकने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है ना उनकी जनसंख्या ना बढ़े, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण वाली बात और जो हमने बताया आपको क्या कि बंध्याकरण यानी नसबंदी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो कुत्तों की जो कहीं ना कहीं ये हम पटना की बात कर रहे हैं तो पटना में सबसे ज्यादा जो है ये चीजें ये देखने को मिला है। यानी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो घटना ऐसी आई है कुत्ते की बिहार में वो आई है पटना में, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में, ठीक है ना। और जिलों में 1 से 6,000 लोग जानवरों से जनवरी से लेकर के अगस्त तक शिकार हुए हैं। 1 से 6,000 लोग जो है इस साल जनवरी से लेकर के अगस्त तक शिकार हो चुके हैं। ये डेटा है। कुत्ते अब अधिक आक्रामक होकर के काटते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि ऑलरेडी जो है जिस तरीके से जनरेशनल चेंज होते हैं ना, कोई भी इंसान जो है ना आक्रामक हो ही जाता है। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, आक्रामक हो ही जाएगा, ठीक है। जनरेशनल चेंज इफेक्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि ये मामला इसलिए इतना ज्यादा मतलब कि घेरे में आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको अपने हाथों में लिया था और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है क्या हुआ, इसके खिलाफ अगेंस्ट क्या हुआ कि अगेंस्ट जो है ना आया, लोग जो है सड़कों पर उतर आए और चीजों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस चीजों को लेकर के सरकार जो है ना फिर पीछे हट गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोल दिया कि देखिए अब जो है ना आपको इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है ना कि आज के डेट में देखते हैं कि रेबीज का मामला जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है और रेबीज के मामले में जो है सबसे ज्यादा मृत्यु जो है ना भारत में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये एक डेटा हमेशा से याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, ठीक है। इसमें हम कुछ डेटा भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भारत में रेबीज के सबसे अधिक मौतें हुई हैं रेबीज से, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक हुई है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे म्यांमार है, चौथे नंबर पे बांग्लादेश है, पांचवें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, नेपाल है, रूस, अमेरिका है। सबसे कम मामला जो है ना अमेरिका में है और सबसे ज्यादा जो मामला है ना ये कहाँ है, तो ये है रेबीज से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा तो ये भारत में है। कहा जाता है 18,000 भारतीयों की जान सालाना रेबीज के कारण हो जाता है। ये किसका आंकलन है, ये WHO बोल रहा है ऐसा, समझ रहे हैं ना। ये डेटा आम नहीं है, ये डेटा WHO के द्वारा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि रेबीज फैलता कैसे है। रेबीज का जो है ना वायरस जो है ना, कहा जाता है कि जब कुत्ता काटता है तो उसके जो वायरस है वो मस्तिष्क तक फैल जाता है। इससे जो है इंसेफ्लाइटिस होता है, इससे जो है ना इंसेफ्लाइटिस होता है और इसके बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है,
समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ लक्षण भी है रेबीज के, अगर आपको कुत्ता काटता है तो कुछ लक्षण दिखाई देगा, जिससे आपको हेडक होगा, जिससे सिर में दर्द होगा, गले में खराश होगा, बुखार आएगा, अत्यधिक लार आएगा आपके मुंह से, ठीक है ना, नाक से। इसके अलावा निगलने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी। तो ये कुछ लक्षण हैं जब आपको कुत्ते काट लेते हैं। तो उसके बाद अगर ऐसे लक्षण होता है तो आपको प्लीज आपको दिखा लीजिएगा। अगर आप कुछ जो बच्चे अगर सुन रहे हैं, अगर उनको ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज इसका अवेयर रहिए, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा है भारत में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें ना कि सबसे ज्यादा जो प्रमुख राज्यों में कुत्ते काटने के जो मामले आए हैं 2024 में, तो सबसे ज्यादा जो मामला आया है वो कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में। देखिए सबसे ज्यादा मामला जो है महाराष्ट्र में कितना है, तो 4,85,300 मामले आए हैं। हम बिहार में देखें तो बिहार में कितना आया है, तो 2,64,000 आया है। तो ये काफी छोटा मामला नहीं है, समझ रहे हैं, छोटा अंक नहीं है, बहुत बड़ा अंक है। और भी देखिए राजस्थान में आया 1,40,000 का आया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो देश में जो मामले हैं ना कुत्ते काटने की, तो संख्या देखिए, संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो सब नंबर 1 पे कौन है, तो आप देखिए कमीशन जो है ना पूछ सकता है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसका है, दूसरे नंबर पर ही बिहार है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो मामला है ना, जो प्रमुख राज्य है कुत्ते काटने का मामला सबसे ज्यादा है, और उसमें दूसरे नंबर पे बिहार है। तीसरे नंबर पर कौन है आप बताइए, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे कम से कम 5 स्टेट का जो है ना आपको पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपको आपका मध्य प्रदेश है, MP है, और 5वें नंबर पे राजस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें चीजें हैं जो आपको पता है, ठीक है। हम कहा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आवारा कुत्ते हैं, सबसे अधिक आवारा कुत्ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आवारा कुत्तों से जुड़े हुए मामले की टाइमलाइन क्या है, तो ये जो है ना कहा गया कि 28 जुलाई 2025 को उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्ते के हमलों के कारण जो है ना रेबीज से होने वाले मौतों का स्वतः संज्ञान लिया था। देखिए इसने जो है ना कहा था, किसने बोला था, WHO ने बोला था कि देखिए भारतीयों की जो है ना जान सालाना जो है ना 18,000 लोगों की मौत हो जाती है रेबीज से। तो इसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया। 11 अगस्त को क्या बोला कि 11 अगस्त को बोला कि आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में दिल्ली NCR से हटाकर शेल्टर होम भेजने के लिए जो है ना आदेश दिया था। और 13 अगस्त को जो है इन्होंने फैसला दिया, फैसले का विरोध हुआ और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने फैसले की समीक्षा के लिए 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ को जो है ना सौंप दिया। 14 अगस्त का जो मामला हुआ वो कहा जाता है कि न्यायाधीश विक्रमनाथ, न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश NV अंजारिया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और 22 अगस्त अदालत ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नशबंदी करके छोड़े जाएं, खूंखार कुत्ते कैद में रहेंगे। तो ठीक है, तो ये चीजें 22 अगस्त का मामला है। हमने ऑलरेडी हम जो न्यूज डिस्कशन कर रहे हैं वो 23 तारीख का है। तो ये चीजें जो है ना हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम कुत्ते को छोड़ रहे हैं तो इनको जो है ना क्या किया जाए, नसबंदी कर दिया जाए, इनको टीकाकरण करवा दिया जाए ना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नसबंदी का जो मामला है वो दिल्ली में है और टीकाकरण का जो मामला है वैसे पूरे जो है ना पूरे भारत के स्तर पर जो है ना चलाया जाएगा, ये चीजें समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है 1 करोड़ मोहल्ले की मैपिंग हुई, अब हर मकान को डीजी पिन मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1 करोड़ मोहल्लों की मैपिंग हो गया है और अब हर मकान को डीजी पिन मिलेगा। याद रखिएगा डीजी पिन का पूरा नाम क्या होता है, डीजी पिन। डीजी पिन का मतलब होता है, एक तो डीजी का मतलब हो गया डिजिटल और पिन का मतलब पीस फॉर पोस्टल होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। देखिए कई बार जो है ना हर प्रत्येक एग्जामिनेशन में बीपीएससी एक फुल फॉर्म पूछता है, एक शब्द दे देगा इसी तरीके का। देखिए विगत वर्ष में जो है ना पीवाईक्यू में नीति के लिए जो है ना नीति का पूरा नाम पूछा था, ठीक है ना। तो शायद जो है ना डीजी पिन का भी पूछ सकता है कमीशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें जो है ना इन चीजों को लेकर के सतर्क रहना है कि क्या कमीशन पूछ सकता है, जो समझे। अब ये जो है ना 1 करोड़ मोहल्लों की मैपिंग हुई है, हर मकान को डीजी पिन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना एक विशेष पहल किया जा रहा है। डीजी पिन होता क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो डीजी पिन जो है ना ये एक 10 अंक का एक कोड होता है, 10 अंक का एक कोड है। इलाकों को डिजिटल एड्रेस सिस्टम से 4 मीटर के दायरे में बांटा जाएगा और इससे किसी भी स्थान का सटीक डिजिटल पता मिल जाता है। इसे IIT हैदराबाद और NRSC इसरो के सहयोग से डाक विभाग ने विकसित किया है। तो ये डीजी पिन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझने बात, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब कहा जा रहा है ना कि देखिए बिहार में ही अगर हम बात करें तो बिहार में कहा जाता है कि समय पर लोगों को चिट्ठी मिल जाए, ठीक है ना, चिट्ठी पत्री जिसे हम कहते हैं ना वो मिल जाए। इसके लिए जो है ना डाक विभाग को सभी जो है ना डाक विभाग सभी गली मोहल्लों को लाइव लोकेशन से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। हर मकान को डीजी पिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, हर मकान को ऐसा चीजें दी जाएगी। सोचिए विभाग बिहार सर्किल ने पूरे राज्य के इलाकों की मैपिंग की है। 1 करोड़ से अधिक गली व मोहल्लों की मैपिंग हो चुकी है। इस मैपिंग के माध्यम से सभी घरों के लाइव लोकेशन को डाला जाएगा। इससे डाकिया अपने मोबाइल से आसानी से देखकर निर्धारित जगह पर पहुंच सकेंगे। और क्या करेगा कि अभी फिलहाल क्या होता था कि एक जो है ना पिन होता था,
अभी तक जो है डाक विभाग का पिन कोड होता था, ठीक है ना, शहर के अलग अलग इलाकों का अपना एक पिन हुआ करता था, लेकिन अब डिजी पिन कोड जो होगा ना, इससे हर इलाके के हर घर को चिन्हित किया जाएगा। ये आपके लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बिहार सर्कल के कुल 30 डिवीजन को शामिल किया गया है। बिहार सर्कल के सभी डिवीजन की बात करें तो आधा अधूरा पता होने के कारण 45% चिट्ठियां पार्सल निर्धारित जगह पर नहीं पहुंच पाती है। इसमें 30 से 35% चिट्ठियां और पार्सल वापस आ जाती हैं। तो सर जब ये चीजें वापस आ जाती है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपको दिक्कत भी होती है, लोगों को भी दिक्कत होती है, संसाधन भी खराब होता है और कहीं ना कहीं इंफ्रा पर भी लोड आता है। समझ रहे बात? तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सरकार जो है ना इसको लेकर के सतर्क है, इसके लिए एक बेहतर पहल भी होगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आज के डेट में प्राइवेट कंपनियां अपनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, उसी तरीके से सरकार के इतना बड़ा इंफ्रा होने के बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो लूप होल तो है ही। अब सरकार जो है ना इस तरीके से काम कर रही है, डिजी पिन लेकर के ला रही है, ठीक है, कि आपको जो है ना वो लूप होल को जो है ना खत्म करेगा। अब जब डिजी लॉकर जब आया था ना, तो यूपीएससी ने डिजी लॉकर पे प्रश्न पूछ चुका है, तो आने वाले समय में शायद डिजी पिन पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। समझ रहे हैं? तो इसको आप ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बिहार सर्कल के अंतर्गत 10,000 डाकियों को मोबाइल लोकेशन देखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अक्सर जो है ना हम देखते हैं कि ज्यादा जो डाकिया जो होते हैं ना, उनको मतलब कि मोबाइल फ्रेंडली उतना नहीं है, स्मार्टफोन का जो है ना उतनी फ्रेंडली नहीं है वो। अब उनको जो है ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि देखिए आपको किस तरीके से आपको सर्च करना है, किस तरीके से चीजें जाना है, कौन क्या आपको स्कैन करना था, क्या आपको उस लोकेशन पे जाना है, उससे रिलेटेड जो है ना ये सारे प्रशिक्षण ये दे देंगे, ताकि आपको जो है ना जो भी आपके जो पत्र हैं, जो चिट्ठी है, वो आपको सही जगह पे आप पहुंचा पाए और आपको भी यानी डाकियों को भी जो है ना परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि डिजी पिन जो होगा ना वो 10 अंकों का होगा। ये भी आपको कुछ आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है ना आधार कार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है कि आधार कार्ड में जो है कितने अंक होते हैं। एक बार पूछा था बिहार दरोगा में कि जो आपका जो पैन कार्ड है ना, वो पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा था। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपसे ये चीजें पूछने की पॉसिबिलिटीज है कि कितने डिजिट का है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य में कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का जल्द गठन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ना ये विश्वविद्यालय जो होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौशल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ना कहीं स्किल की बात किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है ना, सरकार ने क्या किया है, अधिनियम का गैजेट प्रकाशित किया है। राज्य सरकार की हम बात कर रहे हैं, बिहार सरकार की। कहा जाता है राज्य में जल्द ही जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर के जो है ना राज्य सरकार जो है ना स्पेशल एक अधिनियम लेकर के आया है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम 2025। ठीक है, और इसका जो देखिए इसका जो कुलाधिपति होंगे ना वो कौन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जो है ना इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है ना कुलाधिपति बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ये कुलाधिपति वाली जो है चीजें आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर जो है मतलब कि मान के चलिए ना कि इसकी स्थापना के लिए जो है काफी सारे तामझाम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो ये जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो कौशल विश्वविद्यालय बन रहा है, इसका कुलाधिपति कौन है, प्रश्न ऐसे ही बनेगा। तो ये पूछा जाए ना तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री। ठीक है, फिलहाल जो है नीतीश कुमार हैं, आने वाले समय में जो भी होंगे, जिसमें नाम नहीं लिखा गया है, लिख दिया गया मुख्यमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए हैं। ठीक है ना, बनाए गए हैं, तो बनाए गए हैं यानी अभी वर्तमान में कौन है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही है क्या कुलाधिपति यहाँ के, समझे। चलिए, ये हमने एक न्यूज कर लिया। इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है ना कि खाद्य सुरक्षा सबके लिए, हर घर अन्न, हर थाली में पोषण। अब इसके बारे में अगर कहा जाता है कि देखिए जब से कोविड आया है ना, कोविड के बाद लगभग 5 साल हो चुका है, सरकार लगातार आपको अनाज मुहैया करवा रही है। ठीक है ना, लेकिन जो है कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो है ना खाद्यान्न जो है ना सरप्लस है। ठीक है ना, खाद्यान्न में हम क्या है, आत्मनिर्भर हैं। तो उसको लेकर के जो है ना सरकार ये चीजें कर रही है, अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसी के पर मैं अगर बात करूं आपसे तो कहा जाता है कि बिहार में खाद्य सुरक्षा की जो है मजबूत हुई नींव, यानी 2.06 करोड़ परिवार ले रहे हैं राशन कार्ड का लाभ। डेटा है कहीं ना कहीं आपके जो है ना जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको जो है ऐसे डेटा की इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाता है। ऐसे डेटा अगर आप लिखते हैं तो आपको फायदा होता है, नंबर मिलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य में प्रति माह औसतन 4,16,158 मीट्रिक टन खाद्यान्न का जो है ना वितरण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के लाभार्थियों को अनुमान्य प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न, 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल प्रति माह इसके माध्यम से निःशुल्क दिया जा रहा है। यही जो है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, यही कोविड के बाद शुरू किया गया है, जो कि अभी निःशुल्क चल रहा है दोस्तों, याद रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पूर्विकता प्राप्त परिवार 1.83 करोड़ परिवारों को मिल रहा है इसका लाभ। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 60 किलोग्राम गेहूं और 28 किलोग्राम चावल, ये भी निःशुल्क दिया जा रहा है। और 22.81 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। किससे?
अंत्योदय अन्य योजना के तहत। तो आपको 3 योजना के बारे में हमने बात किया है यहाँ पे, वो तीनों योजना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगला जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि बिहार की बेटी अस्मिता बनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है ना, ये बनने वाली जो है पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है, समझे। कहा जाता है कि खेल जगत में बिहार की बेटी ने एक बार फिर से जो है अपने जो है बिहार के मान सम्मान को बढ़ाया है, और इनका बिहार की जो बेटी जिनका नाम अस्मिता कुमारी है वो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI की जो है ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझ करके याद कर लेना है, क्योंकि कमीशन जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये बिल्कुल इसी तरीके से पूछेगा, इनका नाम पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन जो है ना कहते हैं कि ये चीजें तो हो गई, ठीक है, ठीक है, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हम अगर देखें तो देखिए सबसे पहले तो यही हम ध्यान रखते हैं कि ये जो है ना भारतीय मुक्केबाजी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला भारतीय मुक्केबाजी संघ का जो है ना क्या कर महिला जो है यह पद ग्रहण की है। और बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव अस्मिता कुमारी को इस उपलब्धि पर पूरा जो बिहार जो है ना गौरवान्वित भी हो रहा है। और अस्मिता ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हमें बिहार नहीं देश के लिए काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे बिहार बॉक्सिंग जगत को भी फायदा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय मुक्केबाजी महासंघ चुनाव में निवर्तमान अजय सिंह लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अजय सिंह जो है ना लगातार तीसरी बार क्या बने हैं, तो ये बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये है, कहा जा रहा है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत निर्माण होगा, केंद्र से राशि मिली और टेंडर जल्द निकलेगा। पटना एम्स में जो है ना, पटना एम्स के पास 1.5 एकड़ में मछली की जो है ना प्रोसेसिंग के लिए होलसेल मार्केट खोलने की बात किया जा रहा है, होलसेल मार्केट, ठीक है ना। इसके साथ साथ विद्यापति मार्ग में जो है ना मत्स्य मॉल खोलने की बात किया गया है, यानी विद्यापति मार्ग कहाँ पर है, पटना में है। तो वहां पर जो है ना क्या खोलने की बात किया जा रहा है, मत्स्य मॉल खोलने की बात किया जा रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो मॉल होगा ना ये 5 मंजिला होगा, जिसमें मछली उत्पादन, मार्केटिंग, संरक्षण से जुड़े काम होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर रंगीन मछली का एक्वेरियम बनाया जाएगा, यहाँ बच्चे उनकी जानकारी ले सकेंगे। सेकेंड फ्लोर पे फिश स्पा, मछली से बने उत्पादों की दुकानें, कहानियां रहेंगी। और यह मॉल पटना म्यूजियम के पास बनेगा, जिसका सबसे अधिक लाभ स्कूली बच्चों को मिलेगा। जिला मत्स्य अधिकारी और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी भी मत्स्य मॉल में बैठेंगे। इसके निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग से अनुमति ली जा रही है। इसके कारण पटना म्यूजियम के आसपास ऊंची बिल्डिंग बनाने की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मत्स्य मॉल कहाँ पे खुल रहा है, किस शहर में खुल रहा है बिहार के, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे, पटना में खुल रहा है, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए कि मत्स्य उत्पादन में जो है ना अग्रणी जिला बिहार का कौन सा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। या फिर आप ये बताइए कि मत्स्य उत्पादन में जो है ना अग्रणी 3 जिला कौन कौन से हैं। 3 जिला के बारे में हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जो है ना कि कमीशन जो है आपसे पूछ लेता है कई बार, ठीक है, कि मछली उत्पादन में जो है सर्वाधिक जो उत्पादन वाले 3 जिला कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनेगा आपका कि मत्स्य उत्पादन में जो है ना मछली उत्पादन में सर्वाधिक जो है कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए मछली का जो है 2010-2023-24 की अगर मैं बात करूं तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना सबसे नंबर पे मधुबनी है, याद रखिएगा, मधुबनी। दूसरे नंबर पे कौन है, दरभंगा। और तीसरे नंबर पे कौन है, पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं बोलूं कि वर्ष 2023-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन है। मत्स्य जो है बीज की बात कर रहा है, मछली का नहीं कर रहा है, मत्स्य बीज की बात किया जा रहा है। तो बीज उत्पादन में जो है ना अग्रणी जिला है सबसे नंबर 1 पे मुजफ्फरपुर। दूसरे नंबर पे कौन है ये बताइए, तो मधुबनी। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो बांका। ये आपको जो फैक्ट मछली से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला न्यूज पे हम चलते हैं। देखिए ये भी एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक डेटा और है, ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है, कि मीठापुर में बनेगा मत्स्य विकास भवन, ठीक है। मछली पर रिसर्च और प्रशिक्षण के लिए मीठापुर यानी पटना में मत्स्य विभाग भवन जल्द ही तैयार हो जाएगा। यहाँ 4 छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, यहाँ फिशरीज साइंटिस्ट रिसर्च कर सकेंगे। साथ ही मत्स्य पालक, फिश फीड मिल चलाने वाले फिशरीज के छात्र छात्राएं और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 मंजिला भवन में महिलाओं के लिए अलग से हॉस्टल बनेगा। तो ये आपके लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें जब प्रश्न पूछा जाता है ये सारी चीजें तो हमारा गलत ना हो। ये डिस्कशन करने का मतलब क्या है कि हम कुछ 2 पॉइंट बताएं या 2 पॉइंट बता करके निकल जाए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या हमारे न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उन चीजों पे हमारी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, कहा जाता है पिकल बॉल बिहार के राजीव को रजत पदक मिला है और आदित्य को जो है ना कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। पिकल बॉल में जो है ना बिहार के राजीव
को रजत और आदित्य को कांस्य पदक मिला है। देखिए कहा जाता है ऑल इंडिया पिकल बॉल संघ की ओर से आयोजित हैदराबाद में, कहां पे आयोजित किया गया, हैदराबाद ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 18 बालक वर्ग एकल में बिहार के राजीव कुमार को रजत पदक और आदित्य गुप्ता को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इस ओपन मतलब हैदराबाद ओपन के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश के पार्थ ने राजीव को 11-8 और 11-9 से हराया। आदित्य गुप्ता को मध्य प्रदेश के अजय अग्रवाल ने 12-10 और 14-12 से हरा करके कांस्य पर कब्जा किया। बिहार के खिलाड़ियों को रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने के लिए पर बिहार पिकबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, बिहार के तो प्रमोद कुमार। ठीक है, तो वो चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। ठीक है ना। अगला न्यूज है दोस्तों ये कि करमचट डैम में उद्घाटन जो है ना आज किया जा रहा है। एक बार में 10 पर्यटक सैर कर सकेंगे। ये जो है ना करमचट डैम के अंतर्गत हाउस बोट का जो है उद्घाटन किया जाएगा। हाउस बोट एक प्रकार का हाउस रहेगा, लेकिन वो बोट पे बना रहेगा, उस पे आप बैठेंगे, उस पे जाकर के आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो राज्य के कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय में स्थित करमचट डैम में पर्यटकों के लिए जल्द आधुनिक सुविधाओं वाली हाउस बोट की सेवा शुरू होने वाली है। यह हाउस बोट डैम में पहुंच चुकी है। इसका उद्घाटन 24 अगस्त को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार करेंगे। यानी आपके लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि ये है कहाँ पे, किस जलाशय में है। ठीक है, दूसरी चीज किस जिले में है और इसका उद्घाटन किनके द्वारा और कब किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि गिग कामगारों को मिला अधिकार, बिहार सरकार के लिए बिहार सरकार ने किए सपने साकार। ठीक है, गिग कामगारों की बात किया जा रहा है। गिग कामगार वो कामगार होते हैं, जैसे आप मैं एग्जांपल दूं तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये जो है ना कहीं ये जो काम है, जो डिलीवरी वाइज के जो काम होते हैं, तो ये गिग इकोनॉमी में आता है। ठीक है ना। और ये गिग कामगार जो होते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कामगार हैं, उनकी जो है ना कम से कम सबसे पहले तो यही दिक्कत है कि निरंतरता नहीं है जॉब की। ठीक है, दूसरी चीज कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, ये कमीशन बेस्ड काम करते हैं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार अधिनियम 2025 जो है ना लागू किया है। कहा जाता है कि सरकार द्वारा गिग कामगारों जैसे डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर आदि को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है, उनको प्रॉपर इंश्योरेंस मिले। ठीक है ना, इंश्योरेंस के साथ साथ उनके पेंशन भत्ता मिले। पेंशन भत्ता का मतलब ये होता है कि आप अगर मतलब सरकारी पीएफ में आप पीएफ आपका खुलवाए, वहां पर कुछ आप जो है कि सरकार की तरफ से कुछ चीजें आपको दिया जाए, कुछ आपकी सैलरी से कट करके दिया जाए, ताकि वो भी जो है ना कि बाद में जो उसका नाम है भविष्य निधि, भविष्य के लिए आप उसमें सेविंग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार करेगी। और कह रहा है कि निबंधन हो, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। जैसे दुर्घटना को लेकर के मैंने इंश्योरेंस की बात किया, तो इंश्योरेंस पर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो परिजनों को जो है ना 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अस्पताल में भर्ती पर 5500 से लेकर के 16,000 तक की सहायता मिलेंगे। विकलांगता स्थिति में आपको जो है 74,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की मुआवजा आपको मिलेगा। गर्भावस्था व प्रसव पर महिलाओं कामगारों को जो है 90 दिनों की मातृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो है ना गिग इकोनॉमी, गिग प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जो है ना सामाजिक सुरक्षा की बात सरकार कर रही है। तो ये भी चीज इसके लक्ष्य की, इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अंतर में कहा जाता है, यहाँ पर मेंशन क्या हुआ, असहाय नहीं अब सशक्त होंगे गिग कामगार। समझ रहे ना। यानी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत एक विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। पंजीकरण की अनिवार्यता होगी। सभी गिग कंपनियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। बुनियादी यूनिक आईडी की व्यवस्था की जाएगी, यानी गिग कामगारों को यूनिक आईडी दी जाएगी जिससे वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा पहल है कि गिग कामगारों के लिए सोच रही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का दिखाया गया है मॉडल। ठीक है ना, कि हम जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, इंडियन स्पेस एजेंसी जब हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कब इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है ना, अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का। तो ये जो है ना 2035 का हमारा लक्ष्य है कि हम जो है 2035 में हम क्या करेंगे, अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है ना सरकार ने अपना मॉडल दिखाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं किसी न किसी देश को काउंटर करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और हमसे पहले भी बहुत सारे देश जो हैं अंतरिक्ष में अपना आईएस मतलब कि इंटरनेशनल सोलर मतलब कि स्पेस एजेंसी बना चुके हैं। ठीक है ना, आईएसए बना चुके हैं। तो ये चीज हमें ध्यान नहीं रखना, आप अपने बारे में सोचना है कि हम अपना जो है ना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, BAS बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है इसरो ने शुक्रवार को नई दिल्ली में शुरू हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल में एक मॉडल का अनावरण किया। भारत की योजना है 2028 तक अपने स्वयं निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल को प्रक्षेपित करने की। इससे वह उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो कक्षीय प्रयोगशालाएं संचालित करते हैं। वर्तमान में 2 कक्षीय प्रयोगशालाएं 5 अंतरिक्ष एजेंसियां द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन
काम कर रहा है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं बी नारायणन, ठीक है ना, ये भी प्रश्न बीपीएससी ने एक बार पूछा था, समझे, जब नीति का पूरा नाम पूछा था उसी वर्ष जो है ना ये भी प्रश्न पूछा था कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए बी नारायणन, ठीक है ना, क्योंकि ये इसरो काफी ज्यादा चर्चे में विगत वर्षों से है, ठीक है, तो प्रश्न बनाने की पूरी संभावना है। न्यू नियुक्तियों पर हमेशा से कमीशन का ध्यान रहता है, न्यू नियुक्तियों पर प्रश्न बना लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है यहाँ पे भविष्य की बात है कि भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनेगा, ये भविष्य की बात कहा गया है, ठीक है। और कहा जाता है कि तिरंगे वाला स्पेस स्टेशन हम लोग वहां पे लेकर के जा रहे हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। कहा जाता है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल चुके हैं कि हम अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, भविष्य में स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराएगा, मंगल मिशन इतिहास रचेगा, अंतरिक्ष यात्री मंगल की लाल मिट्टी पर प्रयोग करेंगे, पानी जीवन तलाशेंगे। अब आपके लिए जो है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि मंगल मिशन का कब तक हमें जो है ना हमें भेजने का हमने लक्ष्य बनाया है, बताइए। तो ये जो लक्ष्य जो है ना दोस्तों, ये 2026 का लक्ष्य है कि मंगल मिशन हम कब भेजेंगे, जो मंगलयान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में धमक दिखाने वाले रैम्पेज मिसाइल जो है ना, रैम्पेज मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देगा भारत। अब देखिए ये जो रैम्पेज मिसाइल है ना, तो इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसका जो है हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हवाई ठिकानों, इसके साथ साथ आतंकी मुख्यालयों पर जो हमने किया उसकी जो है ना सटीकता बहुत अच्छी थी, ठीक है। और इसमें हमने जो भारतीय वायुसेना ने जो है इजराइल से बड़ी संख्या में हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है ना। रैम्पेज मिसाइलों को वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इनको पहले से ही सुखोई 30 MKI जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमान बेड़े के साथ जोड़ा जा चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम किस देश से ले रहे हैं रैम्पेज, तो ये ले रहे हैं हम इजराइल से, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इजराइल निर्मित मिसाइल का ऑपरेशन सिंदूर में जो है ना उपयोग किया था हम लोगों ने। और रैम्पेज जो है ना एक हाई स्पीड हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल, हवा से जमीन पर हाई स्पीड हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है, ठीक है। अब इसके बारे में ना अलग अलग चीजें दी गई है कि इसका रेंज क्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसके साथ ये डील कर रहे हैं वो चीज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो चीज आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, ये ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और कानून जो है ना बनाने की भी जो है चीजें चल रही है। सबसे पहले तो बात करूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि इससे जुड़ा कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ने देश में चलाई जा रहे अपने मनी गेमिंग के खेल को समेट लिया है। उसमें से एक बहुत बड़ी जो है ना कंपनी है ड्रीम 11 जो स्पॉन्सर करता है कि इसको भारतीय टीम को, BCCI को, समझ गए ना। भारतीय टीम की जर्सी पे आप देखेंगे तो ड्रीम 11 लिखा रहता है। तो ऑलरेडी जो है ना ड्रीम 11 जो है इसी जो ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनियां हैं इसको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ ये जो कानून बनाया गया इसकी कुछ खास बातें हैं। कहा जाता है कि कानून के उल्लंघन पर 3 साल कैद या 1 करोड़ रुपए की जुर्माना या दोनों रहेगा। विज्ञापन करने पर 2 साल जेल या 50 लाख रुपया जुर्माना या दोनों रहेगा। और लेन देन की सुविधा देने वाले बैंक पर भी सख्ती बरती जाएगी। और ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं पीड़ित माने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। लीगल गेमिंग से जुड़ी कंपनियां उत्साहित हैं, वो चीज़ ठीक है, हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो, ठीक है ना। अगला न्यूज है विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार माओवादियों का समर्थक ऐसा अमित शाह का कहना है। और इन्होंने कहा कि देखिए कि बी सुदर्शन रेड्डी सर्वा जुडूम पर फैसला ना देते तो 2020 में माओवाद का जो ना खेल जो ना खत्म हो जाता 2020 में। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं ना कि सलवा जुडूम है क्या, जो मामला आया है इन्होंने उठाया है। तो सलवा जुडूम क्या है इसके बारे में देखें तो सलवा जुडूम जो है ना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सरकार द्वारा समर्थित एक क्या है नागरिक मिलिशिया है, जिसका अर्थ होता है गोंडी भाषा में शक्ति मार्च या शुद्धिकरण अभियान होता है। यह 2005 में शुरू हुआ था और इसमें स्थानीय आदिवासियों को हथियार और प्रशिक्षण देकर नक्सली हिंसा से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार समर्थित इस संगठन के सैकड़ों लोग नक्सलियों के हाथों मारे गए थे। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और इस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दिसंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने अपने कैमरे में सलवा जुडूम को गैर कानूनी घोषित कर इस नागरिक
मिलिशिया को भंग करने का आदेश दिया और सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने माओवाद के विषय पर सामाजिक आर्थिक कारकों के महत्व का भी संज्ञान लिया और सरकार द्वारा अपनाए गए विकास मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के कई इलाकों में हिंसक आंदोलनकारी राजनीति और सशस्त्र विद्रोह का सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक असमानता और ऐसी असमानताओं का फायदा उठाने वाली भ्रष्ट सामाजिक राज्य व्यवस्था से गहरा संबंध है, जिसकी अच्छी तरह से पहचान किया गया है। तो ये जो है ना सलवा जुडूम के बारे में आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये न्यूज में इसीलिए, और इत्तेफाक से ये देखिए कि अभी माओवाद पर जो है ना अभी यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन चल रहा है और आप देखेंगे आज ही जो पेपर हुआ है यानी 24 अगस्त को जो पेपर हुआ है, ठीक है ना, पेपर 3 यूपीएससी का जो पेपर 3 होता है जीएस का, इसमें इस माओवाद को लेकर के एक प्रश्न है, समझ रहे बात। तो प्रश्न जो है ना आपके पेपर से बहुत अच्छे में निकल जाते हैं अगर आप पेपर अच्छे से रीड आउट करते हो तो, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये है नया आयकर कानून अधिसूचित किया गया है और अगले साल अप्रैल से जो है ना इसको लागू किया जाएगा। तो कहते हैं कि आयकर विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी देने के बाद अधिसूचित कर दिया गया है और यह नया कानून जो है ना 2026 के 1 अप्रैल से लागू होगी, ठीक है। यह कानून आयकर कानून 1961 की जगह लेगा और नए कानून के माध्यम से आयकर कानून को सरल बनाने की कोशिश की गई है। पेज की जो संख्या है वो आधी कर दी गई है, अप्रासंगिक प्रावधानों को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाता है कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान मूल्यांकन वर्ष और वित्त वर्ष का उल्लेख करना होता था, नए कानून में सिर्फ टैक्स ईयर का उल्लेख करना होगा। जिस वित्त वर्ष का टैक्स भरा जाएगा उसे टैक्स ईयर कहा जाएगा। टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसका आप ध्यान रखना है। छोटे करदाताओं को सहूलियत का ख्याल रखते हुए उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी गई है, जैसे अब समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न भरने पर उन्हें रिफंड मिल सकेगा। एमएसएमई की नई परिभाषा को कर प्राविधान से जोड़ दिया गया है। तय समय सीमा के 9 महीने के अंदर आईटीआर भरा जा सकेगा। 4 साल पहले के टैक्स ईयर का अपडेटेड रिटर्न भी भरने की सुविधा दी गई है, समझे। नया कानून लागू होने पर करदाताओं को अपने सभी खर्चे और आय का ध्यान रखना होगा। अगर आपके खाते में कोई ऐसी राशि दिख रही है जिसका हिसाब विभाग को नहीं दिख रहा है तो उस राशि के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपके लिए भी है। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उस राशि को आय मान लिया जाएगा। जैसे ही किसी खर्च का विवरण आईटीआर में नहीं है, वैसे ही किसी खर्च का विवरण आईटीआर में नहीं है और उस खर्च के बारे में विभाग को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है तो उसे भी आय मान लिया जाएगा। नए विधेयक में टैक्स अधिकारी बुक अकाउंट को जांच के लिए 15 दिनों तक रख सकते हैं। नए बिल के मुताबिक सर्च के दौरान सभी डिजिटल उपकरण जैसे फोन, लैपटॉप, अन्य डिजिटल उपकरण को टैक्स अधिकारी अपने कब्जे में ले सकता है। रिटर्न की प्रोसेसिंग का समय काफी कम करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि रिफंड को और तेज किया जा सके। तो इसके बारे में ना जो है नया आयकर कानून आया है, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इतना हमने डिस्कशन किया, वो आपके लिए है। जब लागू होगा तो चीजें आएंगी भी और ज्यादा, ठीक है। 150वां संविधान संशोधन भाजपा का नया चुनावी मुद्दा है। अब जो है ये हमारी पॉलिटिकल चीजों को हमें ध्यान नहीं रखना है। हमने आपसे बात किया कि 123वां संशोधन जो है ना 130वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया, इसके बारे में आपको हमेशा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये सब चुनावी मुद्दे पे हमें नहीं जाना है, हमने इस पे बात कर लिया है, ठीक है। अगला न्यूज पे हम चलते हैं। कहा जाता है कि तियानजिन में होगा एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन, ऐसा चीन बोल रहा है, समझ रहे हैं बात। तो तियानजिन में होगा एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन और कहा जाता है कि मोदी समेत 20 वैश्विक नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाला यह सम्मेलन है। तो आपके लिए ये फैक्ट तो यहाँ से बन जाता है आपका कि ये कब से कब तक ये जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ये 31 अगस्त से लेकर के कब तक, 1 सितंबर तक ये चलेगा। कहा जाता है कि चीन ने शुक्रवार को, मतलब कि उन्होंने ये बोल दिया है, चीन ने बोल दिया है, स्पष्टता दे दिया है कि संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ पे, तियानजिन में होने जा रहा है। तियानजिन याद रखना है, शहर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर का नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेता शामिल होंगे। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और चीन 5वीं बार इस 10 सदस्यीय समूह की मेजबानी करने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और कहने का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं, तो इसके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एससीओ की अगर हम बात करते हैं तो एससीओ की जो है ना शंघाई सहयोग संगठन जो है, इसमें भारत जो है इसका सदस्य जो है ना 2017 में बना था और साथ ही साथ पाकिस्तान भी जो है ना इसका सदस्य बना था। अब देखने को ये है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, क्या ऐसी मुलाकात हो सकती है या नहीं सकती है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है
कि जिस तरीके से चीजें चल रही है वैश्विक स्तर में, जियोपॉलिटिक्स चेंजेस हो रहे हैं, उस पर हमारी जो है ना निगाह होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ना कि इस सम्मेलन में जो प्रमुख जो नेताओं जो शामिल होंगे, उनमें से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो होंगे ही होंगे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे, और प्रधानमंत्री भारत के जो होंगे वो नरेंद्र मोदी जी, ये भी शामिल होंगे। और तुर्की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध छिड़ा था, ठीक है ना, पहलगाम हमला के बाद, तो कहीं ना कहीं जो है ना तुर्की ने क्या किया था, पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान को जो है मिसाइलें वगैरह, जो भी हथियार वगैरह जो है ना सप्लाई किया था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान शामिल भी हो रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो हो रहे हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हो रहे हैं, वियतनामी प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हो रहे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हो रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे लोग शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और एससीओ के महासचिव नूरलान येरमेकेवायोव समेत 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा ये सम्मेलन होने वाला है, आप ये मान के चलिए। ठीक है ना, कहा जाता है कि एससीओ प्रमुखों की 25वीं परिषद की बैठक और एससीओ प्लस बैठक की अध्यक्षता करेंगे कौन? तो चिनफिंग, जो कौन है? तो ये है चीन के राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एससीओ में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल है। एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन को बीजिंग द्वारा बढ़ती वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि सम्मेलन में शामिल हो रहे अधिकतर नेता इस सम्मेलन में के बाद भी 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाले चीन की सैन्य परेड को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये था, लेकिन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब जो है ना कि कहीं ना कहीं ये 31 से 1 सितंबर तक है, तो मोदी जी चाह रहे हैं कि पहले जो है ना साथ में जाकर के जापान में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ता जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री पहले कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे। ठीक है, 29 और 30 अगस्त कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे। और इसके बाद जो है ना 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जो है ना चीन में वो रहेंगे, एससीओ की बैठक के लिए जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि इसके अलावा जो है ना हमारी जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के दौरान हमें कुछ और चीजें पता होना चाहिए कि जो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि एससीओ के सदस्य कौन है, एससीओ प्लस के सदस्य कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना ये इंटरनेशनल इश्यूज है। और आज के डेट में आपने देखा होगा कि गाजा में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो इसको लेकर के जो है ना संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन जो है ना गाजा सिटी को आपातग्रस्त जो है ना घोषित कर दिया है। तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे रहे हैं या फिर किसी राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो वन लाइनर तो प्रश्न यही बन जाएगा, ठीक है, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपातग्रस्त राष्ट्र किसे घोषित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए या, ठीक है, तो ये गाजा सिटी को, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, इन्होंने कहा देखो ये जो आप ये गाजा में जो चीजें हो रही है ना, ये एक मानव जनित आपदा इन्होंने करार दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को गलत और इजराइल ने क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को गलत और हमास की सूचना पर आधारित ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से जो है चीजें चलती आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है देखिए कि इलावेनिल वाला रिवान ने जीता है स्वर्ण पदक जीती है ये। अब ये जो है ना कहा जा रहा है कि 16वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल ये स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल इन्होंने किया है। इनके बारे में नाम आपको काफी है, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है ना एक चीज और ध्यान रखना है कि पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये जो है ना निशानेबाज है, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शीर्ष स्थान यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो बस ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ना ये है करंट अफेयर्स 2025 का 24 अगस्त 2025 का बिहार करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2025 पे। अब देखिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो हमें बहुत ध्यान रखना है। और देखा जाए तो सबसे पहला जो न्यूज है ना ये तो यही है कि मुख्यमंत्री ने जियालाल समेत 12 साहित्यकारों को जो है ना सम्मानित किया है। साहित्यकारों को सम्मानित किया है, यानी पुरस्कार जब दिए हैं ना, तो ये पुरस्कार के बारे में किनको क्या पुरस्कार मिला है ये आपको पता होना चाहिए। समझे? तो देखिए किसको जो है ना कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप ध्यान रखिएगा कि देखिए ये पुरस्कार मिला है जियालाल आर्य को। ठीक है, जियालाल आर्य को मिला है, अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको 5 लाख रुपए की जो है ना सम्मानित राशि भी दी गई है। और शिव नारायण जी को मिला है बीपी मंडल पुरस्कार, इनको 4 लाख रुपए का जो है
राशि जो है दिया गया है। और महेंद्र मधुकर जी को जो है नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 4 लाख रुपए जो इनको प्रोत्साहन राशि मिला है। और ऋषिकेश शुक्ला को जो है ना रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वंदना राग को जो है ना महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वंदना राग याद रखिएगा। और डॉक्टर के श्रीनिवास राव को जो है ना बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय भाषा परिषद को जो है विद्याकर कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कृति नारायण मिश्र को जो विद्यापति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह को मोहनलाल नेहरू वियोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्री राम तिवारी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इंद्रकांत झा को डॉक्टर ग्रियंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्री भगवान सिंह को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी पुरस्कार जो है ना 1-1 लाख रुपए के हैं। और ऊपर वाले जो है ना सबसे ज्यादा जो रकम है वो अंबेडकर पुरस्कार जियालाल आर्य जी को दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना पूछ सकता है डायरेक्ट कि कितने साहित्यकारों को जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये 12 साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया गया है, समझ रहे बात। तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है कि ये जो पुरस्कार है मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आयोजित हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार 2023-24 का वितरण कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में जो उपस्थित 12 साहित्यकार थे संस्थाओं को पुरस्कृत किए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दीक्षा तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के में विशिष्ट योगदान देने के लिए जियालाल आर्य को बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसके साथ साथ कहा जाता है कि विस्मया त्रिपाठी को दिल्ली में दिया जाएगा शिखर सम्मेलन। विस्मया त्रिपाठी को दिल्ली में दिया जाएगा शिखर सम्मान दिया जाएगा, किनको? विस्मया त्रिपाठी को दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि बिहार की नहरें भूजल को रिचार्ज करेंगी, मुजफ्फरपुर से शुरुआत इसका कर दिया गया है। प्रदेश में जहां भूजल स्तर नीचे चला जाएगा वहां नहरें करेंगी जमीन को रिचार्ज। अब जो है ना सरकार के द्वारा एक विशेष पहल किया गया है दोस्तों। इसके स्तर पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि नहरें अब सिर्फ खेती को सिंचाई के लिए खेतों को पानी ही नहीं बल्कि भूजल स्तर को भी जो है ना बेहतर बनाने में योगदान देगा। यही नहीं, भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें जरूरत के अनुसार बार बार रिचार्ज भी करेंगी। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना तैयार किया है और इसकी शुरुआत जो है कहां से किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर से की जाएगी। यहाँ के कई प्रखंडों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। विभाग के अनुसार अन्य जिलों में भी इसे क्रमबद्ध रूप से लागू करने की बात चल रही है। ठीक है, अब जो है ना बात यहाँ पर यह आ जाती है कि ये जो चीजें है ना ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिस तरीके से आज के डेट में वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, आज अभी तो देखेंगे कि बाढ़ आया हुआ है सभी जगह। ठीक है, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने के बाद जो है ना पानी के लिए ललायत हो जाते हैं लोग। तो वो चीज हमें समझना है। उसके लिए हमारे खेत में ही नहीं लोगों के लिए भी पीने के लिए भी जो है ना पानी की आवश्यकता होती है। तो जो है ये रिचार्ज होगा तो ग्राउंड लेवल जो है ना हमारा बेहतर हो जाएगा। तो अगर बोरिंग आप करते हैं, चापाकल लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं तो कम से कम ये सुविधा हो जाएगी कि अगर नीचे पानी है तो वही पानी ऊपर भी तो निकालेंगे ना। तो ये चीजें हैं। कहा जाता है कि देखो सूबे में नहरों और उनकी शाखाओं की लंबाई जो है ना 36,000 किलोमीटर का हो गया है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है कृषि को लेकर के चीजें अच्छी काम कर रही है। बिहार में नहरों और उनकी शाखाओं की कुल लंबाई कितनी हो गई है? लगभग 36,000 किलोमीटर हो गई है। इनमें मुख्य नहर, शाखा नहर, उप शाखा नहर, वितरणी, उप वितरणी, लघु नहर, जलवाहों की लंबाई शामिल है। यही नहीं, नहरों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। यदि बृहद व मध्यम सिंचाई योजना के आधार पर योजनावार देखें तो मुख्य नहर, शाखा नहर, उप शाखा नहर, वितरणी, उप वितरणी, लघु नहर की लंबाई 19,000 किलोमीटर और जलवाहों की कुल लंबाई जो है ना 17,000 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये चीजें जो है ना बिहार की नहरें भूजल को रिचार्ज करेगी और इसका शुरुआत कहां से किया गया है? मुजफ्फरपुर से किया गया है। इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है 28 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी। ठीक है, 28 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी मिला है। यानी पथ निर्माण विभाग ने राज्य योजना मद से 3 जिले की 4 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत सड़कों का मजबूतीकरण, नाला निर्माण, पुलों की मरम्मत सहित अन्य कार्य होंगे। 28 करोड़ की लागत से कहां पे? औरंगाबाद, गया, पटना में ये कार्य होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पिछले 1 महीने में करीब 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में 28 करोड़ की 4 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। गया जी के अंतर्गत स्वराजपुरी मोड़ से श्रीजी स्वीट्स, गुप्ता नमकीन से हनुमान मंदिर भाया टेकारी रोड का मजबूतीकरण कार्य होगा। गया जी के टेकारी रोड में मजबूतीकरण कार्य होगा। पटना में चैयाटाड़ फ्लाईओवर के एक्सपेंशन, ज्वाइंट बियरिंग कोर्ट इत्यादि के कार्य होंगे। तो ये जो है ना दिया गया है
इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होनी चाहिए कि जो पथ निर्माण विभाग जो है राज्य की योजना मद से 3 जिले की 4 योजनाओं की स्वीकृति दिया है, और कौन कौन से जिला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो 28 करोड़ की लागत से औरंगाबाद, गया और पटना के में कार्य किया जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि बाढ़ से 557 पंचायतों में फसल क्षति हुई, मुआवजा देने की बात की गई है सरकार के द्वारा। कहा जाता है ना कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ से 14 जिले, देखिए कितने जिले, 14 जिले के 64 प्रखंडों की 577 पंचायतों में फसल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश सरकार ने इन पंचायतों के वैसे किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है जिनकी फसल का नुकसान 33% से अधिक हुई है। समझ रहे हैं, 33% से अधिक अगर होता है तब आपको अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो जिले हैं, ठीक है, ये जो जिले हैं, ये जिले हैं वहां के जो किसान है, जैसे नालंदा के हैं, भागलपुर के हैं, खगड़िया के हैं, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा और शेखपुरा के हैं। प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है। अगस्त में गंगा और अन्य नदियों में बाढ़ से तटवर्ती इलाके डूब गए, इससे यहाँ लगी धान व अन्य खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आपको ध्यान रखना होगा कि कितने पंचायतों को जो है ना, कितने पंचायतों में फसल की क्षति हुई है और उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये है, पटना के अप रैंप का सीएम ने किया है लोकार्पण। पटना अप रैंप का सीएम ने उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है कि कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल से जुड़ा गंगा पथ। अब देखिए, कहा जाता है यहाँ पे कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल अब जो है ना अब जेपी गंगा पथ से सीधे आप जा सकते हैं। इसके लिए इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, और पटना शहर में जाम से इसके माध्यम से राहत मिलेगा। सीएम ने सर्विस रोड दुरुस्त करने को भी कहा है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, और इसके लिए जो है सरकार कह रही है कि 44 करोड़ रुपए का खर्च आएगा वाहनों का दबाव कम करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सरकार जो है काम कर रही है, और इससे 44 करोड़ रुपए का खर्च की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि चावल कई बार धोने से घटेगा आर्सेनिक का असर। ठीक है, अगर चावल को बार बार धोते हैं 3 बार 4 बार धोते हैं तो क्या होगा, आर्सेनिक का जो है ना असर जो है ना कम जाता है, इसीलिए चावल को धो करके ही बनाया कीजिए। कहा जाता है आर्सेनिक युक्त भूजल से खेती करने पर अनाज, खास करके चावल और पत्तेदार साग सब्जियों में उसका अंश चला जाता है। यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक पाया जाता है। याद रखिएगा, आर्सेनिक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो 4 जिले का नाम आपको पता होना चाहिए। यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूजल में सर्वाधिक आर्सेनिक पाया जाता है। अगर आप यहाँ उगाए गए चावल और सब्जी खा रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसमें उनमें आर्सेनिक की मात्रा 28% तक कम हो जाती है। ठीक है, यह खुलासा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NPNGT में दाखिल रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चावल के दाने में आर्सेनिक का संचय मुख्य रूप से जल भराव की स्थिति में होता है, इसलिए चावल की एरोबिक खेती अपनाने की जरूरत है। इस विधि में धान की रोपाई पानी से भरे खेत में नहीं की जाती, बल्कि गेहूं या मक्का की तरह सूखे खेत में की जाती है। इससे जहां चावल में आर्सेनिक की मात्रा कम पहुंचती है और पानी की बचत होती है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा कहा जाता है आर्सेनिक के दुष्प्रभाव, कहा जाता है त्वचा का रंग बदलना, हाथ पैर की त्वचा मोटी होने लगेगी, त्वचा पर काले धब्बे बनने लगेंगे, छाले पड़ेंगे, त्वचा कैंसर का जो है ना खतरा भी बढ़ जाएगा। तो आपको ये आर्सेनिक के दुष्प्रभाव पता होना चाहिए। पाचन तंत्र पर भी ये जो है ना प्रभाव डालता है, और उल्टी, पेट दर्द, दस्त, डायरिया और भूख कम लगता है इसके माध्यम से। हृदय और रक्त परिसंचरण प्रणाली, उच्च रक्तचाप, हृदय के रोग और रक्त कोशिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये उपाय अपनाएं। कहा जाता है भूजल के बजाय वर्षा आधारित धान की खेती से चावल में आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। लौह में मिट्टी, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा से चावल की जड़ें आर्सेनिक का अवशोषण कम करेगी। बिहार के ये जिले प्रभावित होंगे, जैसे पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी के 4709 वार्ड आर्सेनिक प्रभावित हैं। ठीक है, तो चावल कई बार धोने से घटता है आर्सेनिक का असर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों हमारा, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। देखिए 31 अगस्त तक जो है ना गांधी मैदान में एक मेला लगा है, दिव्य कला मेला। ठीक है, इसके माध्यम से इसका उद्घाटन किन्होंने किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। इन्होंने जो है ना इस मेले का उद्घाटन किया है दोस्तों। कहा जाता है कि दिव्य कला जो मेला है ये दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इससे दिव्यांग जनों में आगे बढ़ने, रोजगार के प्रति जागरूकता
मतलब की आएगी। और ये बातें बिहार के उपराज्यपाल मोहम्मद, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 9 दिवसीय जो है ना ये कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जो है ना ये राज्यपाल जी कहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा हमें कोई जदोजहद नहीं करनी है कि कितनी क्या क्या चीज होंगे, केवल हमें याद रखना है क्या कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है, किस डेट से किस डेट तक किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका उद्घाटन किन्होंने किया, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दिव्य कला मेला का आयोजन, ये चीजें आपको ध्यान रखना है पटना में। ठीक है, अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है आलू की लेडी रोसेटा प्रजाति की खेती होगी। ठीक है, अब देखिए बिहार जो है ना कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार में जब कृषि प्रधान की अगर बात किया जा रहा है तो कहा जाता है कि बिहार की जो चिप्स कंपनियां जो है ना, बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे चिप्स कंपनियां जिसे अपनी यूनिट लगा रही है, तो उनको जो है ना कि बिहार के बाहर से जो है ना आलू मंगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आलू बाहर से मंगाओगे ना तो लॉजिस्टिक खर्च क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लागत मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे ही लागत मूल्य बढ़ जाता है तो आपको जो है ना मार्केट में उसको थोड़ा सा दाम ज्यादा ही रखना पड़ेगा बेचने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी जो है ना मतलब कि इन्वेस्टर्स हो, वो अपने घर से पैसे लगा करके जो है ना आपको नहीं खिलाएगा चिप्स, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है सरकार को भी तो ये चीजें करनी पड़ेगी ना, वहां पर इन्वेस्ट क्यों करेगा, चिप्स कंपनी क्यों लगेगी। जब उसको वहां से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे मिल जाएगा तो कोई भी कंपनी कहेगा कि चलो भैया वहां पर जो है ना रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है, इजीली मिल जाए, अवेलेबल है, सरकार करवा देती है। तो यहाँ पर हम जो है ना कि अगर हम चिप्स कंपनी लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, तो हमें हमारे लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है पहले से तो जो है ना यहाँ पर चिप्सोना जो आलू है, आजकल आप देखते होंगे जो आलू चिप्सोना होता है, गोल गोल सा होता है, ठीक है ना, तो वो चिप्स बनाने के लिए वो एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, लेकिन अब राज्य में जो है ना आलू की लेडी रोसेटा प्रजाति की भी खेती करने की बात किया गया है, और इसके लिए 17 जिलों का चयन किया गया है, जहां यहाँ जो है बीज उत्पादन कर इस आलू की खेती का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। जिले का जो चयन किया गया उनमें से उसमें औरंगाबाद है, बांका है, बेगूसराय है, भागलपुर है, गया है, गोपालगंज है, कटिहार है, खगड़िया, लखीसराय, नवादा, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सारण, सतपुरा, सिवान और वैशाली शामिल है। तो ये आपका जो है ना 17 जो जिले हैं वो 17 जिलों का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न कमीशन पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, समझ रहे ना कि कौन कौन से जिलों में आलू की सरकार ने जो है चयन किया है आलू की लेडी रोसेटा प्रजाति की खेती के लिए। तो आपको 17 जिला का नाम आपको पता होना चाहिए। और कहा जाता है कि रबी मौसम में आलू की खेती अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक की जाती है। इस बार आलू के रोसेटा प्रजाति के क्षेत्र का विस्तार के लिए टिश्यू कल्चर द्वारा संवर्धित प्रजनक बीज किसानों को दिए जाएंगे। अभी इसके बीज तैयार करने के लिए खेती कराई जाएगी। कुल 520 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है, 520 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। लेडी रोसेटा की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल आलू का बीज लगता है। लेडी रोसेटा आलू के बीज का मूल्य 4000 प्रति क्विंटल तय की गई है। किसानों को इस लागत का 75% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो आलू है ना ये बेहतर चिप्स बनाने के लिए बेहतर होता है। ठीक है, इसलिए इसकी खेती किया जा रहा है। यह जो प्रजाति है इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है। यह चिप्स और वेफर्स बनाने के लिए बढ़िया है। यह जल्दी पकता है। खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाले बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह से नवंबर दूसरे सप्ताह तक बीज रोपण के लिए आदर्श होता है। यह किस्म कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और अच्छी शुष्क और सहनशीलता रखती है। साथ ही जल्दी तैयार हो जाने वाली प्रजाति है। उच्च उपज दर के चलते किसानों को अच्छी आय होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं। कहा जाता है कि कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने चिप्सोना प्रजाति की आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में खेती शुरू कराई थी। बिहार में चिप्स या प्रसंस्करण लाइक आलू के प्रजाति की खेती बड़े पैमाने पर नहीं होती है। इस कारण चिप्स फैक्ट्रियों को मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाती। हाल के दिनों में खाद्य प्रसंस्करण नीति के बाद राज्य में चिप्स फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी है। इन फैक्ट्रियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आलू मंगवाना पड़ता है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन कर लिया कि इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए आलू की लेडी रोसेटा जो प्रजाति है उसकी खेती करने के लिए 17 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों वो कहा जा रहा है कि साइंस सिटी का निर्माण तेजी से पूरा करें, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा है। और कहा है कि जो निर्माणाधीन साइंस सिटी का इन्होंने निरीक्षण किया और कहा विज्ञान के प्रचार प्रसार में विश्व के बेहतर केंद्रों में से एक होगा। यह कौन? ये अपना साइंस सिटी पटना का। ठीक है ना, 1 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। 21 एकड़ के भूखंड पर राजेंद्र नगर में साइंस सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है। 889 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी का स्वरूप दिया जा रहा है। 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। 5 बड़े हॉल में विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को दर्शाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये जो नाम है इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, ठीक है, ये कहाँ पे? पटना में किया जा रहा है। ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है।
इसके अलावा इन्होंने जो है फतुआ में औद्योगिक इकाइयों का भी जायजा लिया। ठीक है, तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बियाडा अंतर्गत फतुआ औद्योगिक क्षेत्र स्थित वंशी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण कर वहां किए जा रहे सर्जिकल ग्लव्स के उत्पादन कार्य का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टेस्टिंग रूम का मुआयना किया। इस दौरान ग्लव्स उत्पादन में लगे कंपनी कर्मियों से बातचीत की। तो ये चीजें जो है ना आपको याद रखना चाहिए कहां पर कौन सी चीजें हैं। ठीक है ना, कंपनी का नाम, कंपनी की चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये साइंस सिटी है तो साइंस सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है प्रधानमंत्री अगले माह मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। ठीक है, देखिए पटना मेट्रो जो है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगले महीने जो है जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां पे उद्घाटन करने वाले हैं पटना मेट्रो का। ठीक है, इसके लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि तीसरे और चौथे सप्ताह में पीएम के बिहार आने का संभावित कार्यक्रम होगा। सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में डिपो के बाद प्राथमिक कॉरिडोर में चरणबद्ध तरीके से होगा ट्रायल। और कहा जाता है स्टेशनों के बीच मेट्रो परिचालन की तैयारी करने का दिया गया निर्देश। 3 दिनों में मेट्रो डिपो में विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वो चीजें ध्यान रखने वाला नहीं है हमारे लिए। ठीक है, प्रथम कॉरिडोर में मेट्रो के डिब्बे की फिनिशिंग पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों बिहार से रिलेटेड, देखिए पटना में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने पर 328 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो ये जो है ना कहीं ये चीजें दी गई है, इतना का व्यवस्था के लिए पैसे में दिया गया है। तो हमारे लिए जो है ना इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि जगह का नाम या खर्च जो है ना बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के लिए कितने खर्च पटना को मिला है। तो ये आपको लागत जो है ना, पैसे जो है ना, इसकी बजट आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, और इस परियोजना के लिए ये रविवार को जो है मुख्यमंत्री इस कर परियोजना का जो है शुभारंभ कार्यक्रम जो है ना कार्यारंभ जो है ना कौन करेंगे, तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। ठीक है, और इस परियोजना को जो पूरा करने के लिए जो है ना कितना समय लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया, लक्ष्य बनाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी माध्यम से जो है ना देखिए कहा जाता है कि यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत 600 किलोमीटर से अधिक 30 kV 11 kV और एमएलटी के वितरण लाइनों को कवर्ड वायर से क्या किया जाएगा, रिकंडक्टरिंग और भूमिगत करने के साथ साथ सुदृढ़ीकरण के तहत 4 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण और अन्य कार्य किए जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन कार्यों के पूर्ण होने से बारिश, तूफान, आपदा के समय में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब कवर तार होता है और कहीं ना कहीं भूमिगत हो जाता है तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 26 अगस्त को बिहार आएंगे। और 26 अगस्त को जब ये शिक्षा मंत्री बिहार आएंगे तो वो जो है ना पटना के ज्ञान भवन में यूथ ऑफ बिहार @2047, ये 47 है, ये आप ये कर लीजिए। ठीक है, 2047। ठीक है, स्टूडेंट कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। और इसका जो उद्देश्य है ना, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है शिक्षा नीति, सरकार के उद्देश्य, सरकारी शिक्षा के विकास सहित अन्य मुद्दे पे युवा एवं छात्र सहित अन्य से ये बात भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब आ रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं 26 तारीख को, तो किस कॉन्क्लेव में जो है ना हिस्सा लेने आ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस डेट को ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है ये आपके इंपॉर्टेंट है। किस जगह पे किया जा रहा है, तो पटना के ज्ञान भवन में किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है नमस्ते योजना जीवन में बदलाव लाने का संकल्प। अब ये नमस्ते योजना जो है ना है क्या, इसके बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि राजधानी के एसके मेमोरियल सभागार में शनिवार को नमस्ते योजना पर केंद्रीय विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि समाज के सबसे मेहनतकश लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की एक संकल्प है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तक देश भर में 89,960 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। इनमें से 45,871 को पीपीई किट, 554 को सुरक्षा उपकरण और लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। तो ये जो है ना कहने का मतलब ये है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो मामला होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना कहीं ना कहीं वो चीज आपको इसके लिए तो आपको किट वगैरह देना ही चाहिए। पटना में कुल 604 सेप्टिक टैंक श्रमिकों और बिहार में कुल 3,529 सीवर सेप्टिक टैंक कर्मियों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है, जिन्हें कार्यक्रम के दौरान पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यह एक राष्ट्रीय जो है ना मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, नमस्ते का। इसका उद्देश्यों को समझाया उन्होंने और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है स्वच्छता कार्यों में लगे श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे उससे उन्हें जो है ना सुरक्षित, गरिमापूर्ण और अस्थायी आजीविका मिल सके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात किया जाता है, हाथ से मैला ढोना एक हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीतियां भी हैं और इस पे वर्तमान जो चीजें आई हैं
बी आर गवई जी जो है, उन्होंने ये चीज हमेशा बोलते हैं कि ये चीज जो है ना समाज के लिए, विकसित भारत के लिए जो है ना अगर कुछ करना है तो सबसे पहले हमें इस पे काम करना चाहिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, नीतीश कुमार जी द्वारा जो है आज बहुत सारे कार्यक्रमों की जो है उद्घाटन और शिलान्यास करने की बात किया जा रहा है। और इन्होंने कहा आज जो है ना ये सारा चीज जो कहाँ पे पटना में कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा यही होता है कि ऐसे डेटा जो है कहाँ पर किस चीज का उद्घाटन किया गया है, क्या चीज का कितने लागत का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमें मिल जाती है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट अगर मिल जाता है वो क्या बुरा है। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कहा जा रहा है आज जो है ना मुख्यमंत्री जो है 387 करोड़ 40 लाख की लागत से दीघा से गांधी मैदान के बीच जेपी गंगा पथ के दोनों तरफ लगभग 7 किलोमीटर जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए 328 करोड़ 52 लाख की लागत से विद्युत संरचना सुदृढ़ीकरण और कार्य के तहत पटना शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को चरणबद्ध रूप से भूमिगत करने की परियोजना पर बात किया गया। ये ऑलरेडी हमने अभी बात किया, ऊपर ही चर्चा किया था। ठीक है, तो 328 करोड़ 52 लाख की लागत से ये चीजें होगा। 196 करोड़ 80 लाख की लागत से पटेल गोलंबर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर भूमिगत नाले सहित 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य को जो है ना ये भी शिलान्यास करेंगे। और 59 करोड़ 68 लाख की लागत से सभ्यता द्वार को संपर्कता और पटना हाट और पार्किंग के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। 52 करोड़ 28 लाख की लागत से मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने हेतु संपर्क पथ का निर्माण कार्य करेंगे। और 30 करोड़ 2 लाख की लागत से पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों का जीर्णोद्धार करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है ना शिलान्यास और कार्यारंभ जो है ना ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अगला जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है भारत से तेल खरीदने में जिन्हें दिक्कत वे ना खरीदें। ये डो टूक किनका कहना है? जयशंकर, जो हमारे कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, बोले हैं कि देखो भैया भारत से अगर तेल खरीदना है ना, खरीदने में अगर दिक्कत है तो वो ना खरीदो। ठीक है ना, तो वो चीजें बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट बोला है। ठीक है, तो इनके ये जो बोले हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें निर्णय लिया गया है। कहा कि हमारी खरीद प्रक्रिया बाजार की स्थिरता और दुनिया के हित में है। ठीक है, हम किससे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये हमारी सोवरेनिटी की बात है, हम अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। हम किसी की बातों को लेकर के, किसी के चीजों में आकर के यहाँ पे जो है ना विदेश नीति नहीं तय करेंगे कि हमें किससे क्या बातें करनी है। तो बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, और ये दो टूक बात है, भारत से तेल खरीदने में दिक्कत जिनको है वो ना खरीदें। इन्होंने बोला कि कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि आप हमारे यहाँ से ही तेल खरीदिए। उन्होंने यह भी बात कहा कि ट्रंप प्रशासन उन आरोपों पर कही, मतलब उन्होंने ये कहा कि ट्रंप प्रशासन के उन आरोपों पर भी इन्होंने क्या कहा कि जिसमें दावा किया गया था कि भारत रूस से रियायती दरों में कच्चा तेल खरीदकर यूरोप और अन्य स्थानों पर उच्च कीमतों पर बेच रहा है, इसको लेकर के इन्होंने जो है ना कटाक्ष किया है। ठीक है, भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता रहेगा। उन्होंने बोला कि देखिए हम किसी कठपुतली बन करके काम नहीं करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होकर के निर्णय लेंगे। ठीक है, और इन्होंने इसमें कहा कि हमारी खरीद प्रक्रिया न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि पूरी दुनिया के हित में भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत इस मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि अमेरिका का पिछला प्रशासन भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद का समर्थन करता था क्योंकि इससे तेल बाजार में स्थिरता आती है। यह हास्यास्पद है कि व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरे पर व्यापार करने का आरोप लगा रहा है। ठीक है, पहले की जो अमेरिकी सरकारों ने नहीं की आपत्ति, जयशंकर ने यह भी कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद के मुद्दे पर दिल्ली और वाशिंगटन के पूर्ववर्ती प्रशासन के बीच चर्चा हुई थी। इसमें कहा गया था कि हमें आपकी रूस से तेल खरीदने से कोई समस्या नहीं है। चीन और यूरोपीय संघ पर मानक लागू क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि देखिए चीन और यूरोपीय संघ पर मानक क्यों नहीं लागू है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि देखो आप हमारे ऊपर तो लगा देते हो, आरोप लगा देते हो, लेकिन यूरोपीय कंपनी पर लगा करके देखिए, यूरोपीय संघ पर लगा कर देखिए, चीन पर लगा करके देखिए। ठीक है, तो वो जो तर्क आप जो दे रहे हो ना, उस तर्क का इस्तेमाल जो है ना सबसे बड़ा तेल आयातक पर भी लगाइए, चीन पर, और सबसे बड़े एलएनजी सहायक यूरोपीय संघ पर आयातक जो है ना, एलएनजी आयातक यूरोपीय संघ पर लागू नहीं किए गए। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जब लोग कहते हैं कि हम युद्ध के लिए धन मुहैया कर रहे हैं या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खजाने में पैसे डाल रहे हैं, तो रूस यूरोपीय संघ का व्यापार भारत रूस व्यापार से बड़ा है, तो क्या यूरोप पुतिन के खजाने में पैसा नहीं डाल रहा है? जयशंकर ने माना कि पिछले कुछ वर्षों से भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ी है और कहा कि यह राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। समझ रहे हैं ना? इसी दौरान हम अगर बात करें तो भारत की जो है ना अभी सबसे ज्यादा जो है तेल यहीं से खरीद रहा है। धीरे धीरे पहले हमारी जो है ना, कहने का मतलब यह है कि 2021 में हम तेल रशिया से भी ठीक, अमेरिका से भी ठीक ठाक खरीद रहे थे, लेकिन आज के डेट में जो है ना हमारा जो है पहले की अपेक्षा आज के डेट में और भी कम हो गया है। तो और कहा जाता है कि जो हमारा मतलब कि जो हम निर्यात आयात मतलब कि जो भेज रहे थे, निर्यात जो कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सरप्लस थे हम लोग। ठीक है, आयात हम लोग कम करते थे वहां से अमेरिका से, तो
बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें अलग टॉपिक में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। अमेरिका से व्यापार वार्ता में रूस से तेल खरीद पर कभी चर्चा नहीं हुई है। इन्होंने बोले कि ये देखो, अमेरिका से व्यापार वार्ता हुआ तो रूस से तेल खरीद पर कभी चर्चा हुआ ही नहीं है, हमारी सीमाएं तय हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि देखो, अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले रूस से तेल व्यापार चर्चा का विषय नहीं था। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत में हमारी सीमाएं तय हैं। सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा को लेकर के अडिग है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। 3 प्रमुख मुद्दे हैं, वो आपको समझना है। जयशंकर ने अमेरिका के साथ मौजूदा 3 प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया है। पहला मुद्दा इन्होंने बताया कि व्यापार और टैरिफ, दूसरा मुद्दा बताया रूस के साथ कच्चे तेल की खरीद, और तीसरा उन्होंने बताया पाकिस्तान को लेकर के वाशिंगटन की मध्यस्थता संबंधी दलील। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि 50% शुल्क लगाया है भारतीय वस्तुओं पर, 2 बार में यह टैरिफ लागू किया है अमेरिका ने। विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां परंपरागत अमेरिकी विदेश नीति से बिल्कुल अलग है। अमेरिका से व्यापार समझौते पर बातचीत में हमारी सीमाएं तय हैं, ठीक है। अमेरिका के लिए डाक सीमाएं भी निलंबित कर दिया गया है, ये कल ही निलंबित हुआ है। तो ये भी चीजें जो है ना, कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना, क्या है कि 30 अमेरिकी डॉलर तक के पत्रों, दस्तावेजों, उपहार वस्तुओं के लिए सेवाएं जारी रहेंगी। अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को जारी आदेश में कहा कि 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से अमेरिका में सीमा शुल्क लागू होगा, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। कहा कि पाक से विवाद में मध्यस्थता स्वीकार नहीं, भारत जो है कि ऑलरेडी जो है ना, वो चीजें हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। इसको लेकर के भी उन्होंने बात कही। अब जो है ना कि जो राजदूत बनाए गए हैं ट्रंप के करीबी हैं गोर, भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। अब ये सारी चीजें समझना होगा कि ये किस तरीके से विदेश नीति बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहा जाता है कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अगला राजदूत नामित किया है। वह ट्रंप के करीबी है। सर्जियो गोर फिलहाल व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोर मेरे अच्छे मित्र हैं और कई वर्षों से मेरे साथ हैं। वह एरिक गारसेटी का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? तो एरिक गारसेटी थे, उनके स्थान लेंगे। गोर दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की भूमिका भी निभाएंगे। ट्रंप ने बताया कि गोर और उनकी टीम ने संघीय विभागों और एजेंसियों में करीब 4000 अधिकारियों की भर्ती रिकॉर्ड समय में की, जिसमें 95% से अधिक पद भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गोर के नाम पर मुहर लगने तक वह व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों कि भारत फ्रांसीसी कंपनी मिलकर के जो है ना जेट इंजन बनाने पे जो है ना राजी हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जेट इंजन बनाएंगे दोनों मिलकर के, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी बना रही है, ठीक है। कौन सी मतलब किस देश के साथ हमने टाइप किया है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत फ्रांसीसी कंपनी संग मिलकर के देश में लड़ाकू जेट इंजन विकसित करेंगे। इसके लिए काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दिया था दोस्तों। तो हमारा जो है ना कि कहीं ना कहीं हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो तो यही है ना कि हम आज के डेट में जो जेट इंजन ला रहे हैं वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, अमेरिका से लेके आ रहे हैं। तो अब हम भी जो है विकल्प जरूर देखना चाहिए। 15 अगस्त 2025 जो मोदी जी का जो भाषण था उसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ऐसी चीजें जो मोदी जी कहीं ना कहीं भाषण में अपने बोलते हैं, ठीक है, भाषणों के मतलब देश को लेकर के किसी भी पॉइंट को लेकर के बोलते हैं, वो आपके संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, वहां से प्रश्न बनते हैं। आप देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 2025 का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, आज 24 अगस्त है, 24 अगस्त को पेपर 3 हुआ है। आप जरा जा करके देखिए कि कितने प्रश्न जो है ना यहाँ से बनना है, ठीक है। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है ना अमेरिकी कंपनियों पर हुआ करता था, ठीक है। तो अब जो है ना राजनाथ सिंह ने तो यही कहा है कि देखो अब हम भारत में ही विमान इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम भारत में इंजन उत्पादन शुरू करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि यह कंपनी कोई और नहीं, सेफ्रॉन है, जो दशकों से भारत में विमानन और रक्षा क्षेत्रों में काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने मई में 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप को मंजूरी दी थी और भारत ने अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी है। भारत ने अप्रैल में फ्रांस की दसॉल्ट से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले से खरीदे जा चुके 36 राफेल लड़ाकू विमानों में शामिल होगा। और दूसरी बात यह है कि रूसी MiG-29 के विमानों की जगह ये लेगा। स्वदेशी हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2033 तक कम से कम 100 अरब डॉलर के नए घरेलू सैन्य हार्डवेयर अनुबंधों का भी वादा किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के साथ जो है ना ये साझा हुआ है, ठीक है। ये भारत में ही बनाएगी ये कंपनियां, ठीक है। सेफ्रॉन याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास M14 सितंबर तक होगा। और ये जो है ना कहा जाता है कि ये 14वां संस्करण है और ये किन दो देशों के बीच, तो भारत और थाईलैंड के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास का 14वां संस्करण, ठीक है। 1 से 14 सितंबर देखिए
1 से 14 सितंबर तक मेघालय के उमरई में होगा। याद रखना, मेघालय के उमरई में होगा। और यह जानकारी भारतीय वायुसेना ने शनिवार को दिया है। सेना ने कहा है कि अभ्यास मैत्री का उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में, देखिए ये मैत्री है, अभ्यास मैत्री, इसका उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तरीय आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने में दोनों की परिचालन क्षमताओं को और अधिक बढ़ाना है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज ये कहा जा रहा है, देखिए ये भी वही चीजें हैं कि कौन कंपनी बना रहा है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। सेफ्रॉन के साथ इन्होंने कहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। गत एक दशक में लगभग 35 गुना बढ़ा रक्षा निर्यात, तो यही डेटा ये बता रहे हैं। देखो 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखिए जो पिछले एक दशक में रक्षा निर्यात लगभग 35 गुना बढ़ा है और सरकार ने इस वर्ष रक्षा निर्यात में 30,000 करोड़ रुपए और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना अपनी तरीके से चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या है नहीं है जो, ठीक है। मेक इन इंडिया पे जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से हम अपनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जाए भारत गगन मिशन लॉन्च करेगा। ये प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किए हैं और कहा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि इनसे पूछा गया कि निजी क्षेत्र से पूछा कि क्या अगले 5 वर्षों में 5 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से कहा क्या हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम हर साल 50 रॉकेट प्रक्षेपित कर सकें। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐलान किया, इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन की तैयारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत भारत जल्द ही गगनयान मिशन लॉन्च करेगा और अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है ना 2035 का हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा, अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब संबोधन कर रहे थे तभी उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक समूह बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने युवाओं से इस समूह का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया। कहा कि हम चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुके हैं, अब गहरे अंतरिक्ष में झांकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए लाभकारी कई रहस्य छिपे हैं। इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में एक के बाद दूसरी उपलब्धि हासिल करना अब भारत और उनके वैज्ञानिकों की स्वाभाविक विशेषता बन गई है। उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, छात्रों और नीति निर्माताओं से कहा हमारी क्षितिज आकाशगंगाओं से भी परे है। सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष आएगी, इसका उद्घाटन, इसका उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि इस साल के अंत तक यानी 2025 के अंत तक जो है ना हम पहले सेमीकंडक्टर चिप जो अनाउंस कर देंगे। ये 15 अगस्त का जो उन्होंने भाषण दिया था उनमें भी ये चीजें कही थी। तो यही चीजें यहाँ पर ये भी है कि भारत की पहली घरेलू निर्मित सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चला रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 6G भी जल्दी ही भारत में लॉन्च होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक है, तीसरे रिलेटेड आपको कुछ डेटा याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए तो कहा जाता है कुछ अच्छे डेटा है यहाँ पे कि 2025 की नब्ज नापने वाली 4 ग्लोबल रिपोर्ट्स नेताओं और बिजनेस लीडर पर भरोसे की कमी ऐतिहासिक स्तर पर। कहा जाता है कि सबसे बड़ी फिक्र जो है ना वो दुनिया को हिंसा की है और भारत को महंगाई की चिंता है। समझ रहे हैं बात? देखिए बड़ा असर अगर हम देखें तो भारत को सही दिशा में मानने वाले 66% लोग हैं और 56% जो है अमेरिकी अपने देश को गलत राह पर मान रहे हैं। अमेरिकी अपने देश को यानी अमेरिका में ही अमेरिकी जो है बोल रहे हैं कि जो अमेरिका गलत राह पर है। अपराध और हिंसा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, जबकि भारत में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चिंता है। समझ रहे? अपराध और हिंसा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है और भारत में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चिंता है। इप्सॉस का यह सर्वे 30 देशों में 16 से 74 वर्ष तक के 25,703 लोगों पर हुआ है। भारत के 66% लोग ने माना कि देश की दिशा सही है, वहीं 56% अमेरिकियों ने अपने देश को गलत राह पर माना है। 68% लोग मानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था अमीरों के पक्ष में है। इसे देखिए देश किस रास्ते पर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए दुनिया 71% सही बोलते हैं कि इस देश किस तरह से सही रास्ते पर है, गलत बोलते हैं 39% दुनिया में, और भारत के बोले तो 66% बोलते सही दिशा में है, 34% गलत दिशा में बोलते हैं। वो तो अलग चीज है ना कि आइडियोलॉजी है, सरकार की कौन से लोगों का कौन समर्थन कर रहा है, वो चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 32% जो है ना दुनिया की है, 22% अपराध और हिंसा में हमारे यहाँ कमी है। महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई हमारे यहाँ ज्यादा, उसकी चिंता बहुत ज्यादा है। गरीबी असमानता की बात करते हैं, गरीबी असमानता हमारे यहाँ क्या है, कम है। बेरोजगारी हमारे यहाँ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ी हुई है, समझ रहे हैं। और भ्रष्टाचार भी हमारे यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज्यादा अन्य विश्व से कम ही है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद सैन्य संघर्ष की चिंता 10 से 15% हो गई है। अमेरिका में यह 17 से 27 पहुंच गई है। खतरा क्या है? ये तो बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन खतरा क्या है? विश्व में सर्वाधिक 72% लोगों को फेक न्यूज से डर है और भारत में 79% लोगों ने आतंकवाद का खतरा माना है। ठीक है,
तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आज देखेंगे तो आज यूपीएससी का जो पेपर हुआ है, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट याद नहीं रहता है, लेकिन ये फैक्ट का अगर इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को लिखते हैं तो बेहतर नंबर मिलने की संभावना रहता है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार हर महाद्वीप में ऑनलाइन फेक न्यूज को टॉप 3 खतरे में रखा है। विकसित देशों ने इसे नंबर 1 खतरा बताया है, वहीं भारत और अन्य विकासशील देश ने आतंकवाद और संक्रामक रोगों को बड़ा खतरा मानते हैं। यह सर्वेक्षण 25 देश के 28,333 लोगों पर हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन फेक न्यूज को लेकर के दुनिया 72% खतरा मानता है, भारत कहता है 70% है। वैश्विक आर्थिक हालात पे देखा जाए तो 70% है, दुनिया का नजरिया 49% है, भारत का नजरिया। आतंकवाद को लेकर के भारत सबसे ज्यादा जो कंसर्न रहता है, दुनिया 69% है। जलवायु परिवर्तन 67% दुनिया में है, 55% भारत में। संक्रामक रोगों का जो स्तर है ये भारत में ज्यादा देखने को मिलता है, डर, और 66% जो है दुनिया में। आय वर्सेस डर की बात करें तो मध्य और निम्न आय वाले देश जैसे भारत, ब्राजील, नाइजीरिया आदि में आतंकवाद और महामारी सबसे ऊपर है। उच्च आय वाले देशों जैसे जापान, जर्मनी, यूके में जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब भरोसा जो है कहा जाता है भारत और चीन टॉप 5 में शामिल, जापान और ब्रिटेन बॉटम 5 में। 70% ने कहा नेता गुमराह करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको रिपोर्ट से पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहा जाता है कि वैश्विक भरोसा सूचकांक 56 रहा, और कहा जाता है कि भारत, चीन टॉप 3 में है, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे देश निचले पायदान पर हैं। 70% लोग मानते हैं कि नेता जानबूझकर गुमराह करते हैं। गुमराह करने वाले नेताओं और अमीरों पर अविश्वास ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। 28 देश में 33,194 लोगों का ये सर्वे हुआ था, इसमें ये बताई गई है। कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 900 एक्सपर्ट पर सर्वे किया, उन्होंने राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष को सबसे बड़ा खतरा माना। पर्यावरणीय जोखिम 2035 तक सबसे अधिक बिगड़ेंगे। राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष 23%, चरम मौसमी घटनाएं 14%, भू आर्थिक घटनाएं टकराव 9%, गलत और भ्रामक सूचना 6%, सामाजिक ध्रुवीकरण 6%। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक कार्टून है जिसमें जो है ना अग्नि 5 के बारे में जो है ना ये चीजें, जैसे बचपन में नानी दादी की कहानियां हुआ करता था, उसमें जो है ना एक दादाजी हैं और एक नदीतेश हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बताया पूछा जाता है कि भारत ने हाल ही में जो है अग्नि 5 मिसाइल का जो सफलतापूर्वक खबर में पढ़ा है, सुना है, तो ये पूछ लेता है कि अब दादाजी मतलब दादाजी से पूछता है कि ये होता क्या है। ठीक है, अग्नि 5 है क्या। तो इन्होंने बात करते हैं कि देखो कि भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है और यह 5 से 8,000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर के वॉर कर सकती है। इस तरह की मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। अब जो है ना यहीं से ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि देखिए कि ये मिसाइलें हैं क्या। तो नंदीतेश कहता है कि ये मिसाइलें होती क्या है। तो जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि बच्चे देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है सब बहुत तेजी से चलने वाली मिसाइल, समझे। तो इस तरीके से जो है ना ये चीजें कार्टून के माध्यम से ये चीजें बताई गई है कि आपको अगर पढ़ना है तो आप किस तरीके से इसको पढ़ सकते हो और रोचक कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज है ये है, पीएम मोदी ने जो है नया लक्ष्य रखा है, कहा है कि अगला कदम जो है हमारा अंतरिक्ष अन्वेषण का होगा, और इसमें हमने बात कर ही लिया है, ज्यादा कुछ बात करने की चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें, तो इससे रिलेटेड जो है ना आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले एक तो आगामी मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है क्या क्या आगामी मिशन चलाएगी। तो इस पे बात करें तो कहा जाता है कि 2027 में गगनयान मिशन और एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना के साथ साथ भारत की आकांक्षाएं अब पृथ्वी के कक्ष के आगे बढ़ गई है। उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतर्ग्रही अन्वेषण से इसरो के निरंतर नवाचार भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अहम भागीदारी बना रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। रूसी रिकॉर्ड तोड़ दुनिया को चौंकाया। 2017 में भारत ने एक ही रॉकेट से 104 नए उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। यह उपलब्धि न केवल रूस के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल रही, बल्कि भारत को उभरते निजी बाजार को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। तो ये चीजें जो है ना कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कहा जाता है कि परमाणु कचरे से मिलेगी असीमित ऊर्जा, असीमित स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, जो परमाणु कचरे हैं उससे असीमित स्वच्छ ऊर्जा निकालने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर के थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ट्रिटियम क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दुर्लभ कैसे ट्रिटियम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें यही है, कभी प्रश्न पूछ सकता है आपको, और एनर्जी टॉपिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखें तो रेडियोधर्मी कचरे से मिलेगी निजात इसके माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा 9% जो बिजली है प्रदान करती है परमाणु ऊर्जा विश्व की लगभग 440 विद्युत रिएक्टरों से 50 से ज्यादा देश लगभग 220 अनुसंधान रिएक्टरों में करते हैं परमाणु ऊर्जा का उपयोग। 31 देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालनरत है। 14 देशों ने 2023 में अपनी बिजली का कम से कम 1/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा से उत्पादित किया है। 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से
25 परमाणु रिएक्टर चालू हैं भारत में, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8,880 मेगावाट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये है जर्मनी के साथ मिलकर के 6 पनडुब्बी बनाएगा भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके साथ हुआ है, किस देश के साथ हुआ है साझा हमारा, तो जर्मनी के साथ, याद रखना है, ठीक है। और कहा जाता है कि अगले 6 महीने से अधिक, मतलब कि 6 महीने से अधिक समय तक अटके रहने के बाद केंद्र ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड एमडीएल ने 6 पनडुब्बियों की खरीद के सौदे पर जर्मन सहयोगी से बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी की मदद से इन पनडुब्बियों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, कहा जाता है कि देखिए, रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि जनवरी में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डॉकयार्ड को जर्मनी की कंपनी, नाम याद रखना है, देखिए कौन सी है, ठीक है, थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम से साझेदार के रूप में चुना था। रक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस महीने के अंत तक यह प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना कि ये सारी चीज़ें तो मिला हुआ है ही, लेकिन अगले कुछ ही 6 महीनों में जो है ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत ये चीज़ें आपका काम हो रहा है, ठीक है ना। इसके तहत भारतीय नौसेना 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रहने की क्षमता वाली 6 उन्नत पनडुब्बियां खरीदने पर विचार कर रही है। जर्मन कंपनी की मदद से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा और भारतीय उद्योग जगत 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसमें निजी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टोब्रो बड़ी भूमिका निभाएगी। चीनी नौसेना के तेजी से आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि में सरकार ने परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की कई पनडुब्बियों की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये जो चीज़ें दी गई है ये क्रैक से होता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ना जर्मनी के साथ मिलकर के हम पनडुब्बियों को भारत में बनाएंगे, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि दुनिया की धीमी विकास दर से उभर सकता है, यानी भारत के पास इतनी जो है क्षमता है कि दुनिया जो मतलब कि उनका जो जीडीपी है वो धीमी है, उसको भारत उभार सकता है। इसके लिए जो है ना कुछ चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा है कि देखिए हमने रिफॉर्म किया, परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म का जो मंत्र का जो जरिया है ना, इस जरिए से भारत अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि दुनिया को धीमी आर्थिक वृद्धि की दर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक विकसित देश के कतार में शामिल हो जाएगा। तो जो सरकार का जो उद्देश्य है, भारत सरकार का जो हमारे भारत का जो मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो इस तरीके से साकार होंगे। आप देखिए कि 15 अगस्त का जो भाषण था उसमें भी मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से इन्होंने ये बात को बोला था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। मोदी जी कहते हैं कि देखिए जो हमारे पास जो बहुत सारे हमने आगे बढ़ करके हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, जिसके माध्यम से जो है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, बाजार में मांग बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक ऊंचाई पर है, जबकि क्रेडिट रेटिंग को पिछले 2 दशकों का सबसे बढ़िया अपग्रेड मिला है। समझ रहे बात। तो ये भी चीज़ जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अगस्त 2025 को कितना था, 695.10 अरब डॉलर रहा है, जो अब तक के उच्चतम स्कोर पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़े देखें तो कहा जाता है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.48 अरब डॉलर बढ़ गया है। यह तेजी पिछले सप्ताह 4.75 अरब डॉलर की उछाल के बाद आई है। तो ये जो है ना हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो कहा जाता है कि पीएम ने यह भी कहा कि अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार प्रक्रिया दिवाली तक पूरी कर ली जाएगी, और जिसमें जो है ना 2 स्लैब बनाने की बात की गई है, 15 और 18, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें भी हमने बात किया था लास्ट सेशन में। पीएम ने निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास के निवेश को बढ़ाने की अपील भी की है उन्होंने। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी जो है ना दिवाली तक जो है ना चीज़ें कर ली जाएगी। और यहाँ पर हमने जो मेंशन किया कि 5 और 18% का जो है 2 स्लैब बनाएगी सरकार, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज, एडवांस मटेरियल और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र भी खुले हुए हैं, जहाँ पे आप जो है निवेश कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हासिल हो चुका है उसे संतुष्ट होना मेरी प्रकृति नहीं है, यह बात हमारे सुधारों पर भी लागू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। मोदी जी की चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको ध्यान रखना है। बैंक मजबूत, महंगाई काबू में और ब्याज दरें नीचे चल रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देखिए हमारे जो है ना हमारे बैंक जो है मजबूत स्थिति में है, महंगाई जो है ना हमारे काबू में है और ब्याज दरें जो है ना नीचे है। आपने देखा होगा ना कि रेपो रेट जो है ना अभी सरकार ने कम किया था, लेकिन इस बार जो है ना कि एमपीसी की जो बैठक हुई उसमें यथास्थिति बनी रही, उसमें किसी प्रकार की ना वृद्धि हुई ना कटौती की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। और विदेशी मुद्रा भंडार जो उच्चतम स्तर पर है, हर महीने घरेलू निवेशक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भारी निवेश
जो है हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की मजबूती अब भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया के लिए एक उम्मीद है। और S&P ग्लोबल की ओर से, यहाँ देखिए जो है ना S&P की जो है ना कि अभी हमने एक ग्लोबल रेटिंग पे चर्चा भी किया था और उसका मोदी जी ने भी हवाला दिया है। तो वो ऑथेंटिक सोर्स होता है जो मोदी जी के द्वारा अगर कोई भी चीज़ कोई भी रेटिंग एजेंसियाँ बोल रही है और उसको अगर कोट कर दिया जाए मोदी जी के द्वारा, तो उन चीज़ों को जो है ना आप अपने एग्जाम्पल्स अपने जब मेंस की आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे आप उसे वैल्यूएट करने के दौरान लिख सकते हो। इन्होंने भी यही कहा है कि देखिए इसका उदाहरण है कि इससे जो है ना पहले S&P ने 2007 में भारत को BBB की रेटिंग दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि कहने के BBB की रेटिंग दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि 6 माह में $35 अरब जो है ना हमारा विदेशी मुद्रा जो है ना संचय हुआ है और ये सबसे सर्वाधिक है, याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ के जवाब में स्वदेशी जागरण अभियान चलाया जाएगा। और ये स्वदेशी जागरण अभियान जो है ये कौन चलाने की बात कहे हैं, तो ये जो है ना कि RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, इन्होंने ही कहा कि देखिए अब जो है ना हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट आपने पढ़ा ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा ना। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों चला था आप बताइए। आप कमेंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिहार का एग्जाम देने जा ही रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है ना जब बंगाल विभाजन की बात की जा रही थी तो बंगाल विभाजन के ही जो है ना जब चीज़ें आई उभर करके तभी वो जो है स्वदेशी मूवमेंट आया था। समझ रहे हैं? तो वहाँ से चीज़ें निकली थी कि हम जो है ना कि इन चीज़ों में हम ना आकर के हम अपने चीज़ों को अपनाएं। ठीक है ना, तो एक जो मैंने क्लू दिया है वो चीज़ें आपको रिवीजन कर लेना है जाकर के। स्वदेशी की बात किया जा रहा है तो स्वदेशी मान के चलिए, लोकल फॉर वोकल जैसे मोदी जी बोलते हैं, उन्होंने दिया कि स्वदेशी जागरण अभियान। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे भारतीय उत्पादों पर जो है 50% के जो टैरिफ लगाने के जवाब में जो है ना भाजपा ने जो है ना स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। और यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर में बड़े पैमाने पर आरंभ होने की संभावना है और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस अभियान का रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। RSS और उसके सभी अनुषंगिक संगठन भी इस अभियान में हिस्सेदारी करेंगे। ट्रंप टैरिफ से लड़ने के लिए घरेलू खपत को बढ़ाना भी जरूरी है और यह अभियान इस दिशा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। ये स्वदेशी जागरण अभियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना कि 23 अगस्त और 24 अगस्त के इशूज़ को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। काफ़ी सारे न्यूज़ थे और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये मान के चलिए कि 2 दिन के ये आपका डोज है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। और आज का जो प्रश्न है यानी आप 24 अगस्त है, 24 अगस्त पे ही हम बनाएंगे। 23 अगस्त का तो हमने बना करके आपको ऑलरेडी कल टेलीग्राम पे समय अनुसार आपको दे दिया गया था आपको। और 23 अगस्त का 24 अगस्त का आज भी मिल जाएगा आपको 9 बजे क्यूज़। ठीक है, और हमारी कोशिश यही है कि जो क्यूज़ आपको मिल रहा है उसका अच्छे से आप अटेम्प्ट करें। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में फंसते हैं तो फंसने के दौरान आप न्यूज़ पे जो हमने आप PDF अवेलेबल करवाते हैं उसका भी सहारा ले सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर टैग कर देंगे कोई क्वेश्चन लिख करके, तो उसका जवाब यथाशीघ्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकें। थैंक यू सो मच।